तो कल हमारा पहला लेक्चर था क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर। और आप लोगों को, जिन लोगों ने देखा है उनको मालूम होगा कि बेसिकली हम जो है उसके अंदर बेसिक तारुफ हमने किया था और कुछ स्लाइड्स थी जो मैंने शेयर की थी, जिसमें हमने बुनियादी तौर पे ये देखा था कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो उसके कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम कर रही हैं। और उसके साथ साथ हमने देखा था कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्यों हम क्लासिकल कंप्यूटिंग से क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ जा रहे हैं। और उसमें बुनियादी तौर पे जो मैंने बात की थी वो थी कि कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी जो है, यानी किसी प्रॉब्लम को कंप्यूटर पे सॉल्व करने के लिए कितने रिसोर्सेज दरकार होते हैं और कितना टाइम लगता है, उसकी बुनियाद के ऊपर ये प्रूव किया गया कि क्वांटम कंप्यूटर जो है वो हार्ड प्रॉब्लम्स को भी पोलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व कर सकता है, जबकि क्लासिकल कंप्यूटर जो है वो इवन पोलिनोमियल टाइम के प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज दरकार होते हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि क्लासिकल कंप्यूटर इम्प्रूव हो जाता है क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ, और दूसरा ये कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम एनपी प्रॉब्लम्स या हार्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं, वो क्लासिकल कंप्यूटर से सॉल्व नहीं होते। तो उनको सॉल्व करने के लिए हम क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो और फिर उसके डिफरेंट सिस्टम्स थे जिनके बारे में हमने बात की। आज का जो मेरा लेक्चर है, आज मैं बात करूंगा, अब चूंकि पहला लेक्चर में हमने काफ़ी जनरल डिस्कशंस कर ली थी, तो अब हम थोड़ा सा जो है वो मैथमेटिकल चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, क्योंकि कोई भी जो साइंटिफिक नॉलेज है वो मैथमेटिक्स के बगैर जो है वो अधूरा है। अगर आप उसकी मैथ नहीं कर सकते तो बेसिकली आप उस प्रॉब्लम को जो है वो ना तो मॉडल कर सकते हैं और ना आप उसको सॉल्व कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर। तो उसके लिए हमें जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग की जो पहली चीज़ है वो है क्वांटम, यानी आपने क्वांटम मैकेनिक्स का जो मैथ है वो आपने अप्लाई करना है कंप्यूटर साइंस के अंदर या कंप्यूटिंग के अंदर। तो इसके लिए आपको जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियादें आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्वांटम मैकेनिक्स का डिटेल कोर्स तो हम यहाँ पे नहीं दे सकते एक लेक्चर के अंदर, जो हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, लेकिन इसी स्कूल में, यही रियाजुद्दीन स्कूल के अंदर ही, अगर आप इनके यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं तो इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट मौजूद होंगी पिछले स्कूल्स की, जिसमें मेरा ख्याल सेकंड और फर्स्ट और जो थर्ड रियाजुद्दीन स्कूल था, पहला और तीसरा, उसके अंदर मैंने क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर 5-5 लेक्चर्स दिए थे। तो टोटल 10 लेक्चर आपको क्वांटम मैकेनिक्स की एक प्लेलिस्ट के नाम से मिल जाएंगे। तो अगर आप उनको भी साथ साथ सुनते रहें तो उसमें बहुत सी जो चीज़ें जिनकी डिटेल डिस्कशन आपको चाहिए होगी वो वहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा आज का जो मेरा बुनियादी काम है वो मैंने मुख्तसर सा लीनियर अलजबरा का तारुफ करना है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स की जो बुनियाद है वो लीनियर अलजबरा है। और उसके साथ साथ हमने फिर क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक जो पोस्टुलेट्स हैं उनको हम देख लेंगे। और ये मेरा आज का लेक्चर होगा, तो लीनियर अलजबरा प्लस बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स या एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स आप कह लें। कल फिर जो है वो इन रूल्स की बुनियाद पे, ये जो मैथमेटिक्स आज हम सीखेंगे, इस मैथमेटिक्स की बुनियाद के ऊपर और क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स की बुनियाद के ऊपर कल फिर हम जो है वो क्यूबिट्स और उसका अलजबरा जो है वो डेवलप करेंगे। और फिर उसी की बेस पे नेक्स्ट हम जो है गेट्स और सर्किट्स वगैरह का अलजबरा भी डेवलप करेंगे। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ। ओके, अच्छा, लीनियर अलजबरा के लिए, ओके, सो आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है और जो मैं लिख रहा हूँ वो भी नजर आ रहा है, क्लियर है? तो लीनियर अलजबरा जो है बेसिकली इज द स्टडी ऑफ वेक्टर स्पेसेस। तो लीनियर अलजबरा की अगर मैं सादा सी डेफिनेशन करूं तो इट इज अ स्टडी ऑफ वेक्टर स्पेसेस। ठीक है, यूं आप कह सकते हैं। और वेक्टर स्पेसेस के साथ साथ लीनियर ऑपरेटर्स इसके अंदर हम, या लीनियर ऑपरेशंस जो हैं वो इसकी बुनियाद के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो आपकी बहुत सॉलिड ग्रिप होनी चाहिए वेक्टर स्पेसेस के ऊपर और लीनियर ऑपरेटर्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा, वेक्टर स्पेसेस की बात करते हैं। वेक्टर स्पेसेस या वेक्टर स्पेस से मुराद बेसिकली
कुछ एलिमेंट्री ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ चीजें हैं, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक खास तरह की स्पेस बनाते हैं जिसको हम वेक्टर स्पेस कहते हैं। और जैसा कि नाम से जाहिर है, इसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो हैं वेक्टर्स। ठीक है, तो बेसिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं वेक्टर स्पेसिस के, उनको हम, या एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस आर कॉल्ड, उनको हम वेक्टर्स कहते हैं। हमारा जो एफएससी वगैरह में तारुफ होता है ना वेक्टर्स के साथ, तो वो भी वेक्टर ही हैं, लेकिन वहां पे वेक्टर हम 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि एक लाइन लगाएं और उसके ऊपर एक एरो हेड लगा दें, तो वो एक वेक्टर होता है, जिसको हम वी वेक्टर कहते हैं, और उसके ऊपर एरो लगा के हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक वेक्टर की डेफिनेशन आपने पहले से देखी हुई है। ठीक है, तो बस इसी तरह की ये चीज है वेक्टर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस हो, तो और भी बहुत सी ऐसे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं जो वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। उनके अंदर जो सबसे ज्यादा आपने चीज पढ़ी होगी या जिसके बारे में आपको मालूम है, वो है मैट्रिसेस। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी वेक्टर वी को, यानी ये जो वेक्टर वी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं एक कॉलम वेक्टर के तौर पे लिख सकता हूँ, यानी एक कॉलम मैट्रिक्स के तौर पे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेट्स से Z1 टू अप टू ZN। इसके बहुत से कंपोनेंट, यहाँ पे मैं n कॉलम वेक्टर ले रहा हूँ। ठीक है, n कॉलम वेक्टर का मतलब है कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अम, जिसकी n रोज हैं और उसका एक कॉलम है, तो उसका ऑर्डर जो होगा वो n×1 होगा। तो ये है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। कॉलम वेक्टर भी इसको कह देते हैं, लेकिन असल में ये एक मैट्रिक्स ही है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ही लिखा है। कुछ लोग इसको जो है वो लिखने का अंदाज जो है वो इस तरह से भी होता है कि वो एक रो वेक्टर बनाते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर टी लिख देते हैं। तो टी का मतलब होता है ट्रांसपोज। तो आपको पता है कि जो रो मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो ये दोनों बेसिकली एक ही जैसी चीजें हैं। तो अगर आप कॉलम मैट्रिक्स देखें या आप एक रो वेक्टर देखें जिसके ऊपर ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो उन दोनों से मुराद एक ही बात है। अच्छा, इसके ऊपर फिर बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, वेक्टर स्पेस की जो खासियतें हैं वो ये है कि इसके अंदर आप जो है वो एडिशन, यानी अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, इसके अंदर आप एडिशन को डिफाइन कर लेते हैं कि अगर आपके पास एक वेक्टर V1 है और दूसरा वेक्टर V2 है, तो उन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो जो तीसरा एलिमेंट बनता है V3, वो भी एक वेक्टर होता है, यानी वो भी इसी स्पेस का हिस्सा होता है जिसको हम वेक्टर स्पेस कह रहे हैं। ठीक है, अम, जो एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये जिनको मैंने Z1 Z2 और अप टू ZN कहा है, ये रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। अगर आपका जो वेक्टर है वो, उसके एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स रियल हों, तो हम उसको कहते हैं कि वो रियल वेक्टर स्पेस है। और अगर वो इन जनरल कॉलम वेक्टर सॉरी कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हों, तो वो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कहलाती है। जो रियल वेक्टर स्पेस है उसको आमतौर पे उसको आमतौर पे कैपिटल आर से जाहिर किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि रियल एंट्रीज हैं। और जो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है उसको आमतौर पे सी से जाहिर किया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो हम वेक्टर स्पेस इस्तेमाल करते हैं वो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है, यानी वो ऐसे वेक्टर्स हैं जिनके तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। अच्छा, जब आपने दो वेक्टर्स को ऐड करना होता है, तो बिल्कुल जैसे आप मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, आप उसी तरह से इनको ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी मेरे पास कोई वेक्टर है v, और V1 चले कह लें इसको, और इसको मैं किसी नंबर a से जरब दे दूं, यहाँ a से मुराद कोई भी नंबर है, स्केलर नंबर है, तो वो एक वेक्टर ही होगा। सो दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। तो ये भी आपको मालूम मालूम है। और अगेन आपको पता है कि इसका रूल क्या होता है, कि अगर आपके पास एक कॉलम वेक्टर है और उसके साथ आपने एक स्केलर नंबर को जरब देनी है, तो आप उस स्केलर नंबर को उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से जरब देते हैं। तो इस वजह से ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने इस तरह से इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक चीज होती है। उसके अलावा इसके अंदर एक नल वेक्टर आप डिफाइन करते हैं वेक्टर स्पेसेस में।
अच्छा, नल वेक्टर को कभी कभार वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, कभी वैसे ही वेक्टर फॉर्म के बगैर भी लिख देते हैं। तो ये जो जीरो है, कभी कभार इसके ऊपर लोग एरो भी लगा लेते हैं, कभी नहीं भी लगाते, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जब इसको वेक्टर कहा जाएगा जीरो को, तो ये एक नल वेक्टर या जीरो वेक्टर होगा। और इसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि जब मैं किसी वेक्टर में नल वेक्टर को ऐड करता हूँ तो उस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी लेंथ भी वही रहती है और डायरेक्शन भी सेम रहती है। तो ये नल वेक्टर किसी भी वेक्टर स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर आप आइडेंटिटी वेक्टर भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी वेक्टर भी इसमें एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी वेक्टर को आमतौर पे कैपिटल आई से ज़ाहिर करते हैं। और इस आइडेंटिटी को डिफाइन करने का ये तरीका होता है कि किसी भी वेक्टर को आइडेंटिटी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो उस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह से हम आइडेंटिटी वेक्टर भी डिफाइन कर लेते हैं। तो ये चंद एक प्रॉपर्टीज हैं जो वेक्टर स्पेसिस के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है। वेक्टर स्पेसिस के साथ साथ एक इसके अंदर सब स्पेस का भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब उसमें इतना जाने की जरूरत है। नेक्स्ट जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है वो है जो है वो बेसिस वेक्टर का। ठीक है, कि किसी भी वेक्टर स्पेस में एक बेसिस होती है। बेसिस से मुराद अ सेट ऑफ दोज वेक्टर्स जिनको इस्तेमाल करके आप उस वेक्टर स्पेस का कोई भी तीसरा वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने वेक्टर के अंदर ये चीज पढ़ी होगी कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है और उसको मैं कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट में लिखता हूं, तो मैं उसको ई एक्स हैट प्लस वाई ई वाई हैट प्लस जी ई जी हैट थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स में इस तरह लिख देता हूं मैं। या शायद आपने इसको किसी और तरह से देखा हो, कुछ लोग इस तरह वाई जे प्लस जी के इस तरह भी देख लेते हैं। तो ये जो ई एक्स ई वाई और ई जी के ऊपर मैंने जो हैट लगाई हुई है, ये यूनिट वेक्टर की निशानी जिसको आप बोलते हैं, ये बेसिस भी कहलाती है। तो वेक्टर स्पेसिस में इन यूनिट वेक्टर्स को हम बेसिस वेक्टर्स कहते हैं। और किसी भी गिवन वेक्टर स्पेस में यानी थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में ये जो बेसिस है उसके एलिमेंट तीन होंगे और वो फिक्स होते हैं। तो ये फाइनाइट वेक्टर स्पेस है। अगर आपके पास इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस हो तो उसमें इनफाइनाइट बेसिस वेक्टर्स भी मौजूद होंगे। तो ये बुनियादी सी बेसिस की डेफिनेशन है। तो बेसिकली एक सेट होता है, ठीक है, जिसको समटाइम्स स्पैनिंग सेट भी बोलते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, और जिसके अंदर ये एलिमेंट्स होते हैं V1, यहाँ पे मैं कोई और नाम दे लेते हैं क्योंकि V1 V2 मैंने किसी और चीज को कहा हुआ है, तो आप ए भी नहीं मैंने कहा हुआ, चलें E1 E2 कर लेते हैं। सो E1 E2 एंड सो ऑन। सो लेट्स से n डायमेंशनल स्पेस है। तो ये जो सेट होगा, अगर ये सेट जो है वो एक बेसिस के तौर पे काम करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक रैंडम वेक्टर है V, तो उसको मैं इसकी फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सम कर दूंगा ओवर सम इंडेक्स ए आई ई आई को। इसका मतलब ये होगा कि इस वेक्टर V को मैंने बेसिस वेक्टर्स की फॉर्म में एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, जिसमें जो ए आई हैं दीज आर देन नाउ कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। अगर ए आई से आपको प्रॉब्लम है तो मैं इसको वी आई लिख देता हूँ। ठीक है, सो वी आई जो है, दिस वन इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। और ये जो ई आई होंगे, दिस इज कॉल्ड बेसिस, दीज आर बेसिस वेक्टर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने एफएससी वगैरह में सीखा हुआ है, मुझे दोबारा इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर जब हम क्वांटम कंप्यूटेशन में जाएंगे क्यूबिट्स में, तो हम देखेंगे कि वो टू डायमेंशनल स्पेस है और उसके अंदर टू बेसिस जो है वो हमें चाहिए होंगी। और वो जो टू बेसिस होंगी वो फिर 0 और 1 वाले जो क्यूबिट्स हैं उनको हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो इन जनरल किसी भी वेक्टर स्पेस के बहुत सी बेसिस हो सकती हैं, लाजमी नहीं है कि बेसिस यूनिक है। आप एक बेसिस से दूसरी बेसिस में जा सकते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है ना, कि बेसिस इज नॉट यूनिक। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक्स कंपोनेंट दे दूं, एक्स एक्स वाई जी वाली बेसिस दे दूं, तो ये प्रॉब्लम आपने मैथ में किया होगा कि आप यहाँ से
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स वाली बेसिस में जा सकते हैं, राइट। तो एक ही प्रॉब्लम जिसको आप एक्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कर रहे हैं, उसी को आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी कर सकते हैं। तो उससे प्रॉब्लम के ऊपर या वेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बेसिस के चेंज करने से, जब आप किसी वेक्टर की बेसिस चेंज करते हैं तो उसके कंपोनेंट्स तो चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, लेकिन वेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वेक्टर की लेंथ और डायरेक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रैक्टिस आपने की होगी, तो इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। अच्छा, इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है। उन तमाम वेक्टर्स को एक सेट ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स का एक ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट्स में ये खुसूसियत पाई जाए कि किसी एक एलिमेंट को दूसरे सब की फॉर्म में ना लिखा जा सके, तो उसको कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो लेट्स से अगर आपके पास एक सेट है जिसके अंदर बहुत सारे वेक्टर्स हैं Vn, और मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि इनको इस तरह से लिख सकता हूं, प्लस सो ऑन प्लस an Vn इक्वल टू 0। तो ये उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और अगर मैं कोई तरीका ऐसा निकाल लूं कि मैं फर्ज करो कि इस वेक्टर को इन तमाम वेक्टर्स की फॉर्म में लिख दूं, तो फिर ये जो सेट होगा ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये उनकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ही हैं जिनको हम बेसिस के तौर पे लेते हैं। ठीक है, तो यही जो वेक्टर्स का सेट होता है, यही आपके बेसिस के तौर पे काम करता है। तो मसलन थ्री डिमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक्स वाई जी जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, यानी मैं हर वेक्टर को एक्स वाई जी की फॉर्म में लिख सकता हूँ, लेकिन मैं एक्स वेक्टर को वाई और जी की फॉर्म में नहीं लिख सकता। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की। तो किसी भी वेक्टर स्पेस के अंदर आपको बेसिस अगर डिफाइन करनी हो, तो बेसिकली आप उसके लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो हैं वो तलाश करते हैं, और उन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स या बेसिस की जो तादाद है उसको हम डायमेंशन का नाम देते हैं। तो अगर आपने सुना हो ना कि कोई स्पेस टू डिमेंशनल है, थ्री डिमेंशनल है, तो डायमेंशन से मुराद होता है नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स। ठीक है, या नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, इसको हम बेसिस का नाम देते हैं। ठीक है जी, तो ये वो बातें हैं जो शायद आपने काफी दफा सुन रखी हों, तो नई बातें नहीं हैं, बट होपफुली ये काफी रिवीजन आपकी हो जाएगी इन चीजों से। या ठीक है, तो इसके बाद एक और जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है वो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर क्या होता है? तो लीनियर ऑपरेटर बेसिकली एक लेट से आपके पास दो वेक्टर स्पेसेस हैं, वी एंड डब्ल्यू आर वेक्टर स्पेसेस। ठीक है, ये मैं फर्ज कर रहा हूँ लीनियर ऑपरेटर डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो मैं एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करूंगा, लेट्स से उस फंक्शन का नाम मैं ए रख लेता हूँ, आप उस फंक्शन का नाम ओ रख लें, ऑपरेटर के लिए एल रख लें। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स से एल एक ऑपरेटर है, तो उसको मैं अगर इस वेक्टर पे अप्लाई करूं जो कि वी वेक्टर स्पेस का है, जिसको मैं अगर यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म के अंदर लिखूं तो इस तरह लिखता हूं ना, और उसके ऊपर मैं ये ऑपरेटर या फंक्शन एल ऑपरेट करवाऊं, तो क्या होगा? लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी ये होगी कि वो इस समेशन के अंदर चला जाएगा। ए आई चूंकि स्केलर नंबर्स हैं तो उससे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
और ये जो एल ऑपरेटर है ये डायरेक्टली जो है इस वी आई बेसिस के ऊपर अप्लाई होगा, यानी ये वाला ऑपरेशन जो है वो इसको लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स दिया गया हो तो ऐसा फंक्शन जो उस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के हर कंपोनेंट पे अलग अलग अमल करे उसको हम लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है जी। तो और जब ये उसके ऊपर अमल करेगा तो जाहिर है कि वो उसको चेंज करके किसी और बेसिस के अंदर भी ले जा सकता है या उसी बेसिस के अंदर भी रख सकता है। ठीक है, अगर तो ये ऑपरेटर जो है ये इस बेसिस या के ऊपर अमल करे, इस वेक्टर के ऊपर अमल करे और उस वेक्टर को चेंज करके किसी दूसरी वेक्टर स्पेस में ले जाए तो इसका कोई खास नाम नहीं है, तो ये बस कोई ऑपरेटर है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर कह देंगे आप इसको, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह देंगे। लेकिन अगर आप इस ऑपरेटर को इस वेक्टर पे एक्ट करवाएं और ये वापस उसी वेक्टर स्पेस में चला जाए जिसका ये मेंबर था, तो ऐसे ऑपरेटर को हम आइडेंटिटी ऑपरेटर कहते हैं, अगर इसकी आइगन वैल्यू 1 हो। वो मैं अभी जाएंगे वहां पे डिटेल में। तो कहने का मकसद ये है कि एल की कोई ना कोई फॉर्म होती है, ऑपरेटर को ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक है, तो एल से मुराद यहाँ पे जो है वो ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर बेसिकली एक फंक्शन ही होता है, और अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर इसको लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसको हम आगे जाके फिर डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे। राइट, अब मिसाल के पे आइडेंटिटी ऑपरेटर है। ठीक है, आइडेंटिटी आमतौर पे लोग ये करते हैं कि ये जो मैंने हैट लगाया हुआ है ना बेसिस के ऊपर, ये आमतौर पे ऑपरेटर के ऊपर लगाया जाता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि हैट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं एज्यूम करूंगा कि आपको पता है कि ये वी आई जो है ये बेसिकली क्या है, दीज आर द जस्ट द कंपोनेंट्स। तो ऑपरेटर के ऊपर आमतौर के ऊपर हैट डाला जाता है। ठीक है, इससे मुराद ये नहीं है कि एल को यूनिट वेक्टर बन गया। ये बस एक नोटेशन है जो क्वांटम मैकेनिक्स में इस्तेमाल होती है कि जिस भी कैपिटल लेटर के ऊपर हैट डाला हो ना वो ऑपरेटर होता है, ये एक कन्वेंशन है। तो एल मींस ऑपरेटर, एल हैट। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर आई हैट होगा, तो इसको मैं अगर किसी वेक्टर वी के साथ लगाऊं तो मुझे वही वेक्टर दोबारा मिल जाएगा। जीरो जो था वो भी एक ऑपरेटर बन सकता है, उसको मैं अगर वी के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो वो बेसिकली मुझे दोबारा जीरो दे देगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये ऑपरेटर जो हैं वो बेसिकली फंक्शंस हैं जो किसी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स या बेसिस की टर्म्स के अंदर जो एक्सपैंड किया होता है किसी वेक्टर को, उसकी हर टर्म पे अलग अलग एक्ट करते हैं, तो ये लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, अम, अच्छा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है इसकी वेक्टर्स की, उसको भी डिफाइन किया जाता है थ्रू इंडिसेस। ठीक है, और वो ये है कि अगर यानी मैट्रिक्स यहाँ पे मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ किसी ऑपरेटर की, एल ऑपरेटर। तो उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुछ इस तरह से होती है कि अगर मेरे पास एक अगर मेरे पास एक ऑपरेटर है एल और उसको मैं किसी वी जे कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई करवाता हूँ, जैसा कि यहाँ पे आप देखें ना कि आप कंपोनेंट पे उसको अप्लाई करवाते हैं, तो ये उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है इन सच अ वे कि ये वी जे जो है ये किसी और इन जनरल किसी और वेक्टर स्पेस डब्ल्यू के अंदर इसको ले जाएगा। डब्ल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे पहले से डिफाइन किया हुआ है ना कि ये भी एक वेक्टर स्पेस ही है। सो वी वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट है जिसपे मैंने एल ऑपरेटर अप्लाई किया, तो उसने इस वी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है किसी और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट में जो कि डब्ल्यू आई है। और इस अमल के दौरान यहाँ पे जो कंपोनेंट्स आते हैं एल के, उनको मैं आई जे कंपोनेंट्स लिखता हूँ। और ये जो एल आई जे है, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स को लिखने का इंडिसेस का तरीका है, जिसमें आई जो है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है आमतौर पे, और जे जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये बात क्लियर है? ठीक है, कि किसी ये यहाँ पे इंडिसेस में जरा मुश्किल होता है समझना, लेकिन जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में या मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो वो फिर ज्यादा आसानी से इसकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन आपको
नजर आती है। ठीक है, मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर मैं इसको इसी इक्वेशन को इस तरह लिख दूं कि मेरे पास वी जे एक वेक्टर है, ठीक है, ये उसके वी जे कंपोनेंट है, बहुत सारे कंपोनेंट होंगे ना, ऊपर भी नीचे भी, और उसके ऊपर मैं एल ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे जो राइट साइड के ऊपर मिलेगा वो एक नया वेक्टर मिलेगा डब्ल्यू जे, जो कि कॉलम वेक्टर है या कॉलम मैट्रिक्स है। और यहाँ पे जो मुझे मिलेगा वो एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसके एलिमेंट्स होंगे लेट्स से L11, L12 एंड सो ऑन, और L21 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स थे ना, ये वाले, इनको जब इंडिसेस की फॉर्म में लिखा है तो इनको इस तरह से लिखा जाता है। और इसमें जो आई है वो आपको देता है रोज, और जे जो है वो आपको देता है कॉलम्स। ठीक है, तो ये बस लिखने का तरीका है, वेक्टर्स को लिखने का एक तरीका है। तो अब आपको ये बात समझ आ जाएगी यहाँ से जब हम क्वांटम मैकेनिक्स करेंगे, कि जब भी आप किसी ऑपरेटर की बात करेंगे तो उससे मुराद बेसिकली कोई मैट्रिक्स होगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स जो हैं वो फिर बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म इस्तेमाल कर लें या ये इंडिसेस की फॉर्म इस्तेमाल कर लें, बात एक ही हो रही है। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑपरेटर। और लीनियर ऑपरेटर का मतलब ये है कि जब मैं इसको किसी लीनियर कॉम्बिनेशन पे अप्लाई करता हूं तो ये ऑपरेटर लीनियर कॉम्बिनेशन के हर एलिमेंट पे अलग अलग अप्लाई होता है। यानी V1 पे अप्लाई होगा, प्लस फिर V2 पे अप्लाई होगा, फिर प्लस V3 पे अप्लाई होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ तक वेक्टर स्पेसेस में की डिस्कशन मैंने की है। यहाँ तक कोई आपका सवाल है या कोई कमेंट है तो आप कर लें। मुदस्सर हुसैन का एक सवाल मैं चैट में देख रहा हूँ, इन्होंने पूछा कि व्हाई वी यूज लीनियर वेक्टर स्पेस और हिल्बर्ट स्पेस इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है, आपको पता है, जब आप उसके पासुलेट्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसका जो बुनियादी तौर पे जो प्रॉपर्टीज हैं, जो बुनियादी क्वांटम मैकेनिक्स की चीज है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। और तारीखी तौर पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, या हाइजेनबर्ग का जो मैट्रिक्स मैकेनिक्स का काम है, एक वो सवाल है। श्रोडिंगर से पहले का है। अच्छा। मुदस्सर हुसैन का एक सवाल मैं चैट में देखता हूँ, उन्होंने पूछा कि व्हाई, ओके काइंडली ये म्यूट रखें जो भी हैं। ओके सो इस वजह से हमें जो नॉन कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल्स हैं उनको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते थ्रू पॉइसन ब्रैकेट, तो उसके लिए वो पॉइसन ब्रैकेट का एडवांस वर्जन जो है वो कम्यूटेटर बनता है। तो कम्यूटेटर जो है उसकी वो प्रॉपर्टीज हैं जो लीनियर ऑब्जेक्ट्स की होती हैं, जो वेक्टर स्पेसिस की होती हैं, बल्कि वेक्टर स्पेसिस भी नहीं, इनर प्रोडक्ट स्पेसिस कहना चाहिए, जिसका मैं अभी तारुफ दूंगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स में लीनियर अलजेब्रा इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि जो कम्यूटेटर है ऑपरेटर्स का, वो या ऑब्जर्वेबल्स का, वो लीनियर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करता है। तो इसलिए हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए। मेरे जवाब क्लियर हो गया मुद्दसर जी? ऑनलाइन या इन पर्सन किसी और का कोई सवाल? आदिल अली ने मेरे ख्याल यूट्यूब पे एक सवाल किया है कि वाई कैन नॉट वी यूज रियल नंबर्स इन क्वांटम कंप्यूटिंग। आप रियल नंबर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक क्वांटम मैकेनिक्स का एक वर्जन ऐसा भी मौजूद है जिसमें आप रियल नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो डोमिनेंट वर्जन नहीं है और इतना ज़्यादा उसके ऊपर लिटरेचर भी मौजूद नहीं है। बल्कि ये जो सवाल है ना कि मतलब आगे चल के हम हर्मिशन ऑपरेटर की बात करेंगे तो वो भी हो सकता है कोई पूछ ले, तो मैं भी इसे जवाब दे दूं। नॉन हर्मिशन क्वांटम मैकेनिक्स भी होती है, लेकिन वही बात है कि वो कुछ कुछ नया नहीं आपको बता रही। तो जब आसान रास्ते से आपको चीजें मिल रही हैं तो मुश्किल रास्ता आपने क्यों लेना है? एक बात ये है। दूसरा ये कि जो वेव फंक्शन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, अगर आप जब हम जाएंगे श्रोडिंगर इक्वेशन को देखेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिमांड करती है। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिमांड करती है, तो इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेसिस की जरूरत होती है। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाती है और आप फिर रियल स्पेस के अंदर आ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि आगे चलते हैं, अगले जो सवाल स्टूडेंट्स के आ रहे हैं वो अगले टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो मैं बेहतर है कि पहले मैं उनके ऊपर बात कर लूं। तो वेक्टर स्पेसिस की मैंने अभी तक बात की है।
इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद एक और तरह की स्पेसेस हैं जिनको बोलते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। तो अभी तक जो हमने वेक्टर स्पेसेस की खासियतें पढ़ी हैं, वो सारी की सारी इनर प्रोडक्ट स्पेसेस के अंदर भी मौजूद होती हैं, यानी वो भी एक वेक्टर वेक्टर स्पेस ही होती हैं। ठीक है, लेकिन इनर प्रोडक्ट से मुराद, यानी इनर प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन आप समझ लें, वो बेसिकली ये है कि एक फंक्शन, ठीक है, whose input is two vectors। ठीक है, लेट्स से वो वेक्टर्स v और w कह लेते हैं। ठीक है, वो किसी वेक्टर स्पेस के कंपोनेंट हैं। ठीक है, वी डब्ल्यू, और उन दो वेक्टर्स को हम लेते हैं और उनके ऊपर एक ऐसा ऑपरेशन करते हैं कि जिससे जो आउटपुट है वो कॉम्प्लेक्स निकलती है। ये है सादा सी डेफिनेशन इनर प्रोडक्ट की। ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट को लिखने के बहुत से तरीके हैं। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिक्स में, वो इस तरह से भी करते हैं। ठीक है, फिजिक्स के अंदर हम जो है वो नोटेशन, डिराक नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, तो वो जरा और तरह से उसको लिखा जाता है। लेकिन ये जो कॉमा यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये कॉमा बता रहा है कि मैंने इनका इनर प्रोडक्ट लिया है, यानी ये पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है इनको। और v और w वेक्टर्स हैं जो किसी वेक्टर स्पेस का हिस्सा हैं, और उनके दरमियान ये कॉमा का जो ऑपरेशन है, दैट ऑपरेशन इज इनर प्रोडक्ट। ठीक है, और ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है इनर प्रोडक्ट की। ठीक है, तो एक तो ये कि इसकी कुछ खासियतें हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर लिनियरिटी पाई जाती है। लिनियरिटी का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है v, और फर्ज करेंगे जो दूसरा वेक्टर है उसको मैं किसी बेसिस की फॉर्म में लिख लेता हूं, यानी एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लेता हूं। लेट्स से लैम्डा आई डब्ल्यू आई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले वेक्टर को मैंने वैसे ही रहने दिया है, लेकिन दूसरे वेक्टर को मैंने एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन उसकी बेसिस की फॉर्म में मैंने लिख लिया है। तो लिनियरिटी ये कहती है कि इसके इस प्रोडक्ट में से मैं ये जो समेशन लैम्डा आई है इसको कॉमन ले सकता हूँ, और मैं सिर्फ वेक्टर वी और डब्ल्यू आई वेक्टर जो है, सॉरी मैंने डराक नोटेशन यूज की है। हम फिजिक्स वालों को बड़ा शौक है डराक नोटेशन का, लेकिन असल में ये डब्ल्यू आई मैं कहना चाह रहा था। तो ये समेशन आई लैम्डा आई इसमें से बाहर आ जाएगा, और आप डायरेक्ट इसकी हर कंपोनेंट की इनर प्रोडक्ट वेक्टर वी के साथ अलग अलग ले सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा था कि वी की इनर प्रोडक्ट पूरे सम के साथ थी, और राइट साइड के ऊपर सम बाहर आ गया है। अब सिर्फ इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं वेक्टर वी की ईच बेसिस वेक्टर के साथ, या ईच कंपोनेंट ऑफ डब्ल्यू स्पेस के साथ। ठीक है, तो ये एक इसकी बुनियादी प्रॉपर्टी है लिनियरिटी। दूसरी इसके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन कहते हैं। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो अगर आप इनर प्रोडक्ट लें टू वेक्टर्स का, एंड देन आप उनका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें, तो वो बराबर होते हैं। दूसरे दूसरे लफ्जों में जब मैं उनकी जगह बदल देता हूं, यानी v को मैं दाएं तरफ ले आता हूं और w को बाएं तरफ ले आता हूं, तो मुझे उस जो भी नंबर, जो भी आंसर उसका आया होता है लेफ्ट साइड का, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ता है। तो इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ठीक है, इस तारीख का मतलब है कि मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन कर रहा हूँ। तो अगर मेरे पास, आपको बताना है कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो उसकी जो जी स्टार होगा दैट विल बी a माइनस आई बी। राइट, सो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट है, और इसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे इनर प्रोडक्ट में।
और उसके बाद तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एक इक्वालिटी या इनइक्वालिटी कह लें। और वो ये है कि अगर मैं किसी वेक्टर का इनर प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ ले लूं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा, मतलब या वो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है, और वो जीरो होगा, ये शायद मैंने क्लियर नहीं लिखा, ठीक है, और वो जीरो होगा इन जनरल तो ये है ओनली इफ एंड ओनली इफ, बेसिकली जिसको कभी कभार डबल एफ के साथ लिखते हैं, अगर आपका जो वेक्टर है वो इटसेल्फ जीरो हो तो इक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव डेफिनेट। जीरो से वो जीरो हो जाएगा और उसके अलावा कोई भी नंबर लेंगे तो उसका इनर प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, आपको इसको पॉजिटिव डेफिनेट भी बोलते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज जो कि होती हैं इसके अंदर। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन यानी इनर प्रोडक्ट लेते वक्त हम करते ये हैं कि अगर मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर देखा जाए तो लेफ्ट से मेरे पास एक वेक्टर है जिसके दो कंपोनेंट हैं v1 v2, और एक दूसरा वेक्टर है w जिसके कंपोनेंट हैं w1 w2। अगर मुझे कहा जाए कि v और w का इनर प्रोडक्ट डिफाइन करें, ठीक है, तो मैं बेसिकली इसको इसको डिफाइन इस तरह से करता हूं कि मैं ट्रांसपोज लेता हूं पहले वेक्टर का और इसको रो वेक्टर बनाता हूं और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कॉलम वेक्टर ऑफ सेकंड के साथ। तो ऑर्डर मैटर करेगा, ठीक है, कि किस ऑर्डर में आप इनको अप्लाई कर रहे हैं। अगर W पहले आया तो W को रो वेक्टर बनाना है और V को आपने कॉलम वेक्टर बनाना है। तो ये सिंपल एक रूल है। अच्छा, ये है इनर प्रोडक्ट। सो मैंने अभी तक दो दो चीजों का तारुफ दिया है, वेक्टर स्पेसेस का और इनर प्रोडक्ट स्पेसेस का। इनर प्रोडक्ट स्पेसेस जो हैं वो वेक्टर स्पेसेस ही होती हैं, लेकिन उसके अंदर एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर आप इनर प्रोडक्ट का फंक्शन जो है वो डिफाइन करते हैं, जो कि वेक्टर स्पेसेस में नहीं होता, वो इनर प्रोडक्ट में होता है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस बेसिकली वेक्टर स्पेस प्लस ये एक्स्ट्रा जो मैंने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है ये उसके अंदर शामिल होता है। तो ये हो गई बात वेक्टर स्पेसेस की और इनर प्रोडक्ट स्पेसेस की। इनकी बुनियाद के ऊपर इनसे बड़ी एक स्पेस है जिसको हम डिफाइन करते हैं, और वो है, उसको हम कहते हैं हिल्बर्ट स्पेस, जिसका आपने नाम जो है वो बहुत दफा सुना होगा क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो क्वांटम मैकेनिक्स की स्पेस जो है वो उसको हम हिल्बर्ट स्पेस बोलते हैं। Sorry. सही है। तो डेविड हिल्बर्ट बहुत मशहूर और बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, पिछली सदी के सबसे बड़े मैथमेटिशियंस में उसका नाम आता है। और उसने बहुत सी चीजों में काम किया है। कुछ लोगों को लगता है कि वो उसने क्वांटम पे काम किया, उसने क्वांटम पे काम नहीं किया। वो बेसिकली एक मैथमेटिशियन था। उसने जनरल रिलेटिविटी पे काम किया है, बल्कि आइंस्टाइन जब जनरल रिलेटिविटी पेश कर रहा था तो उसका एक प्रॉब्लम था उसकी इक्वेशन के अंदर, जिसको डेविड हिल्बर्ट जो है उसी ने आइडेंटिफाई किया था। और तारीख में मौजूद है कि आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी हिल्बर्ट ने पहले डेवलप कर ली थी, लेकिन आइंस्टाइन ने जो है वो पहले उसको पब्लिश करवा दिया, तो इस वजह से फिर वो आइंस्टाइन के नाम से फेमस हो गई, लेकिन यूज आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी ही हुई थी। तो ये तो खैर एक तारीखी बात हो गई। लेकिन हिल्बर्ट जो है या हिल्बर्ट स्पेस जो है वो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स की स्पेस है। यानी जब भी आप बात करेंगे ना कि क्वांटम मैकेनिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, क्वांटम मैकेनिक्स जिन चीज़ों से डील करती है, जिसको हम क्वांटम सिस्टम कहते हैं या क्वांटम स्टेट कहते हैं या क्यूबिट कहते हैं, जो भी होगा, वो कहाँ रहते हैं, वो किस स्पेस के ऑब्जेक्ट हैं, तो हम कहते हैं कि वो हिल्बर्ट स्पेस के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स डील्स विद हिल्बर्ट स्पेस। और हिल्बर्ट स्पेस की कोई अब नई डेफिनेशन नहीं है। ये जो पीछे में जिनको मैं इनर प्रोडक्ट स्पेसेस कह रहा था ना, वही बेसिकली हिल्बर्ट स्पेस है। इनर प्रोडक्ट स्पेस इन जनरल हिल्बर्ट स्पेस जो है वो इन्फिनिट डायमेंशन में होती है, और वेक्टर स्पेस को आमतौर पे फाइनाइट डायमेंशंस की स्पेस कहा जाता है। यानी जो वेक्टर स्पेसेस हैं वो फाइनाइट बेसिस रखती हैं, महदूद बेसिस वेक्टर होते हैं, और हिल्बर्ट स्पेस में लामहदूद बेसिस वेक्टर होते हैं।
लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स चूंकि महदूद सिस्टम्स के साथ काम करती है, फाइनाइट सिस्टम्स के साथ काम करती है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हिल्बर्ट स्पेस और इनर प्रोडक्ट स्पेस या वेक्टर स्पेस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। और हम चूंकि मैथमेटिशियन नहीं है, तो हमें इतना फर्क भी नहीं पड़ता, तो हम इसको लूजली कभी वेक्टर स्पेस कह देते हैं, कभी हिल्बर्ट स्पेस कह देते हैं। तो अगर आप मैथमेटिशियंस को जो है वो इससे नाराज होते हैं, ज़ाहिर है फिजिक्स वालों का और तरह का तरीका होता है चीज़ों को करने का। तो हम सिर्फ उतना मैथ ले लेते हैं मैथमेटिशियन से जितना हमें ज़रूरत होती है, जिससे हमारा काम हो जाता है। तो हिल्बर्ट स्पेस कह लें या इनर प्रोडक्ट स्पेस कह लें, इससे हमारा काम जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो बिल है बेसिकली सेम सेम चीज़ें, ठीक है, कोई फर्क नहीं है उनके अंदर। अच्छा, तो आप सारा बस वही कहेंगे कि हिल्बर्ट स्पेस इज एग्जैक्टली एज इनर प्रोडक्ट स्पेस, और उसके अंदर अब एक और चीज यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, वो है नॉर्म। ठीक है, तो नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, जो इनर प्रोडक्ट में भी डिफाइन होती है, लेकिन मुझे अभी याद आया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नॉर्म के लिए आमतौर पे मैथमेटिक्स में इस तरह की सिंबल इस्तेमाल की जाती है कि एक वेक्टर है, तो उसकी नॉर्म निकालनी हो तो उसके इर्द यूं दो लाइनें लगाई जाती हैं, और वो डिफाइन होती है एज इनर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ एंड देन स्क्वायर रूट। तो इस तरह से आप उसको डिफाइन करते हैं नॉर्म ऑफ अ वेक्टर को। ठीक है, अगर आपके पास एक यूनिट वेक्टर है, तो उसकी जो नॉर्म होती है वो 1 होती है। सो अगर मेरे पास लेट से एक वेक्टर है v, और अगर उसकी नॉर्म जो है वो 1 हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक यूनिट वेक्टर है। दिस इंप्लाइज v इज यूनिट वेक्टर। तो अगर आपने प्रूव करना है कि कोई वेक्टर आपको दिया गया है तो वो यूनिट वेक्टर है कि नहीं, तो आप उसकी नॉर्म निकालेंगे। अगर उसकी नॉर्म 1 हो गई तो वो यूनिट वेक्टर होगा, राइट। इसी तरह एक लफ्ज आप अक्सर क्वांटम मैकेनिक्स में सुनते होंगे, वो है नॉर्मलाइज करना। तो मैं साइड पे लिखता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ी होगी ये चीज, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है यूनिट नॉर्म लेके आना। कि अगर कोई वेक्टर आपके पास है और वो यूनिट वेक्टर नहीं है, तो उसकी नॉर्म 1 नहीं होगी। तो अगर आप उस वेक्टर की नॉर्म 1 करेंगे किसी प्रोसेस से, तो हम कहेंगे कि वो नॉर्मलाइज हो गया है। इसका मतलब यह है कि जब आप इसकी नॉर्म लेंगे तो वो 1 हो जाएगा। आमतौर पे इसकी जनरल डेफिनेशन इस तरह से की जाती है नॉर्मलाइजेशन की, कि अगर आप कोई वेक्टर लें और उसको उसकी नॉर्म से डिवाइड कर दें, तो वो एक नॉर्मलाइज्ड वेक्टर हो जाता है। ठीक है, यानी एक वेक्टर लें और उसको उसकी नॉर्म से डिवाइड कर दें, तो वो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर हो जाता है, जिसको समटाइम्स आप फिर जो है वो वी हैट या यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये आपने एफएससी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो एक सिंपल मेथड तो ये है कि अगर आपको कोई वेक्टर दिया जाए और आपने उसको नॉर्मलाइज करना है, तो आप क्या करेंगे, उसकी नॉर्म बनाएंगे और उसी नॉर्म से उसको डिवाइड करेंगे, तो वो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर या यूनिट वेक्टर बन जाएगा, या यूनिट नॉर्म का वेक्टर बन जाएगा, जैसे मर्जी आप इसको कह लें। इन जनरल अगर आपके पास एक बेसिस है, तो लाजमी नहीं है कि वो नॉर्म हो। ठीक है, मतलब बेसिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनैलिटी का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने आई थिंक बात नहीं की। ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और उनका अगर आप प्रोडक्ट लें, या दो बेसिस हैं, अगर आप उनका प्रोडक्ट लें, तो अगर उनका इनर प्रोडक्ट लें, इनर प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए, अ, तो हम कहते हैं वो ऑर्थोगोनल है, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे एक चीज मैं डिफाइन कर रहा हूँ, आई, बल्कि इस तरह नहीं, कि फर्ज करें मेरे पास ith कंपोनेंट है किसी वेक्टर का और jth कंपोनेंट है, उनकी नॉर्म मैं लेता हूँ, उनका सॉरी इनर प्रोडक्ट लेता हूँ, और वो इनर प्रोडक्ट डेल्टा आई जे के बराबर आ जाए। डेल्टा आई जे का डेफिनेशन ये होती है कि ये इक्वल टू 0 होगा अगर आई इज नॉट इक्वल टू जे, और इक्वल टू 1 होगा अगर आई इज इक्वल टू जे हो। तो ऐसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं कि ये नॉर्मलाइज्ड प्रोडक्ट है, या ऐसा वेक्टर जो है, या ऐसी बेसिस जो है वो नॉर्मलाइज्ड बेसिस है। ठीक है, और अगर वो एग्जैक्ट डेल्टा फंक्शन आपको दे रहा है,
तो इसको ऑर्थोनॉर्मेलिटी भी बोलते हैं। यानी इसमें दो चीजें हैं कि आपके वेक्टर्स जो हैं वो ऑर्थोगोनल भी हैं और नॉर्मलाइज्ड भी हैं। मतलब ये कि आपके जो बेसिस वेक्टर्स हैं, डिफरेंट बेसिस वेक्टर्स एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं और उनको उनकी अगर आप नॉर्म निकालें तो 1 आता है। लेकिन जैसा मैंने ऊपर बात की कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, मुझे यहाँ पे नया बनाना चाहिए था। ऑर्थोनॉर्मेलिटी की मैं डेफिनेशन दे रहा था नीचे, लेकिन मैंने लिखा नहीं। ठीक है। सो ऑर्थोनॉर्मल होना ज़रूरी नहीं है बेसिस के लिए, आप नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस भी ले सकते हैं। लेकिन बहुत आसान हो जाता है काम करना अगर आपकी बेसिस ऑर्थोनॉर्मल हो। तो अक्सर क्वांटम मैकेनिक्स में आप देखेंगे कि हमारा जो हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी बेसिस चूज करें जो ऑर्थोनॉर्मल हो, और अगर हमें ऐसी बेसिस दे दी जाए जो ऑर्थोनॉर्मल नहीं है तो हम उसको ऑर्थोनॉर्मल बना सकते हैं। किसी बेसिस को ऑर्थोनॉर्मल बनाने का जो एक बड़ा मशहूर मेथड है उसको बोलते हैं ग्राम स्मिथ मेथड। और ये भी मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने शायद अपने हाई स्कूल वगैरह में सीखा होगा, कॉलेज वगैरह में। तो ये एक प्रोसीजर है, अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करें तो आप इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जस्ट वो चीज़ें जो आपने पहले कभी सुनी हो क्वांटम मैकेनिक्स की किताब में, तो वो सारी यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा था। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? ऑडियंस में से, लाइव ऑडियंस में से, इन पर्सन, यहाँ तक क्लियर हैं चीज़ें? हम्म। जी, शहर पूछ रही है कि बेसिस इज नॉट रिक्वायर्ड, व्हाट डज इट मीन? नहीं, आप पूरा जुमला देखें इसमें। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिस का ऑर्थोगोनल होना जरूरी नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑर्थोगोनल, मतलब लाजमी नहीं है कि वो ऑर्थोगोनल हो। नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस भी होती हैं, लेकिन उनमें काम करना जरा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम आमतौर पे बेसिस को ऑर्थोगोनल बेसिस के तौर पे ही इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी लेते हैं। ये हमारी आसानी के लिए है, लाजमी नहीं है कि बेसिस ऑर्थोगोनल हो। यानी लाजमी नहीं है कि वो डेल्टा फंक्शन आपको दे रही हो बेसिस। इज दैट क्लियर? ओके, किसी और का कोई सवाल? अबू सुफियान साहब फरमा रहे हैं कोई यूट्यूब पे कि जनाब ये नॉर्मलाइजेशन क्या चीज़ है। तो जो मैंने ऊपर यहाँ पे ये लिखा हुआ है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, इस चीज़ को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। यानी किसी वेक्टर की जो बेसिस है उस उसको इस तरह से लिखना कि वो नॉर्म हो, यानी यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में हो। मुदस्सिर हुसैन कह रहे हैं ऑर्थोगोनल में काम करना डिफिकल्ट क्यों होता है? वो इसलिए कि उसमें नॉन लीनियर टर्म्स आती हैं और उनको डील करना मुश्किल होता है। इसकी सादा सी मिसाल मैं आपको, चलें, कोशिश करता हूँ देने की। तो लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है। अब ये मैं एफएससी वाली मिसाल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। इसमें मेरे पास 2i+3j लिखा हुआ है और इसमें मैंने बेसिस चूज की है आई और जे। इन जनरल मुझे पता है कि ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होती है। क्यों? क्योंकि आई डॉट जे जब आप करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। और आई डॉट आई जब आप करते हैं तो आंसर क्या आता है? 1। ये वही चीज थी जो मैंने पीछे भी आपको बताई है, जिसमें मैंने मैंने आपको ये कहा था ना कि डेल्टा फंक्शन बनता है, तो ये वो डेल्टा फंक्शन इसको सेटिस्फाई करता है। सो दिस बेसिस इज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। और ये बड़ी आसान है, इसीलिए ये एफएससी में डाली होती है कि आप नॉन ऑर्थोगोनल में काम करना मुश्किल होता है। अब अगर अगर आप मुझे कहेंगे जी एक और वेक्टर है, लेट्स से 3i+2j, और मुझे कहा जाए कि इनका डॉट प्रोडक्ट निकालें, ठीक है, जो कि इनर प्रोडक्ट की ही एक लोअर फॉर्म है, तो आप क्या करते हैं? आप हर टर्म को दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो बेसिकली आपके पास जो है वो, पहले आप इसको पकड़ेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, दो टर्म्स आएंगी, फिर इसको पकड़ेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, दो टर्म्स आएंगी, तो चार टर्म्स बनेंगी।
लेकिन इस प्रॉपर्टी की वजह से आपको पता है कि दो टर्म जीरो हो जाएंगी, क्योंकि आई डॉट जे जीरो होता है उनमें, जे डॉट आई भी जीरो होगा। ठीक है ना? अगर आई डॉट जे जीरो है तो जे डॉट आई भी जीरो होगा। तो दो टर्म जीरो हो जाएंगी और चार की बजाय आपको सिर्फ दो में काम करना पड़ेगा। तो इससे आपका काम आसान हो गया। अगर ये नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस होती तो फिर आपकी आई डॉट जे वाली टर्म भी शामिल होती और जे डॉट आई वाली टर्म भी शामिल होती। वो जीरो नहीं आप उनको कह सकते। तो जब कोई चीज ऑर्थोगोनल होती है तो ये प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। और जीरो किसको नहीं पसंद? अगर आपके इक्वेशन में बहुत सी चीजें जीरो हो जाएं तो कितना काम आसान हो जाता है। तो ये मतलब है जब मैं बात कर रहा था कि इट्स इजी टू वर्क विद ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, इट्स डिफिकल्ट टू वर्क विद नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस। क्लियर है? और नॉर्मलाइज करने का मतलब भी यही है कि इस यूनिट वेक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो क्या आता है, सॉरी, वो क्या आता है? वन। अगर ये वन ना आ रहा हो तो आपका काम मजीद मुश्किल होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज को नॉर्म कहते हैं या नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ठीक है? और मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ जी यूनिट वेक्टर बनाओ, तो आप क्या करते हो? आप एक वेक्टर लेते हो और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो। राइट? तो ये जो प्रोसेस है इसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ये एफएससी के लेवल पे है। पीछे जो मैंने बात की है वो थोड़ी सी एडवांस लेवल के ऊपर है या ज्यादा मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर। ओके, तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा जी, और किसी का कोई सवाल? अगर नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि आगे चलते हैं। राइट? तो पिछले पेज पे मैंने आपको हिल्बर्ट स्पेस और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर और ये चीज़ों का तारुफ दिया है। इसी के साथ एक और चीज़ है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं, जिसका वर्ड आपने सुना होगा, वो है कंप्लीटनेस। सुना हुआ है ये वर्ड क्वांटम मैकेनिक्स में? तो ये लीनियर अलजेब्रा का ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको कंप्लीटनेस कहते हैं या कंप्लीटनेस रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है? कंप्लीटनेस रिलेशन जो है वो ये, कंप्लीटनेस का मतलब ये होता है कि आप किसी भी वेक्टर को बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये है कंप्लीटनेस। ठीक है? मतलब बल्कि इससे पहले ऐसा करते हैं कि एक और कॉन्सेप्ट है जो इसमें यूज होना है, तो मैं पहले वो इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, आउटर प्रोडक्ट का। आउटर प्रोडक्ट। ठीक है? तो आउटर प्रोडक्ट कहते हैं कि यानी आउटर प्रोडक्ट को डिफाइन इस तरह से किया जाता है कि यानी इनर प्रोडक्ट में आप कैसे करते हैं कि अगर आपके पास एक वेक्टर है v और एक वेक्टर है w, मैं उसके कंपोनेंट्स लिख रहा हूँ साथ। तो जब आप इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं तो आप क्या करते हैं कि जो पहला वेक्टर होता है उसको आप रो में ले जाते हैं और दूसरे वेक्टर को कॉलम में रखते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर एक सिंगल नंबर आएगा जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इन जनरल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है? आउटर प्रोडक्ट जो है वो इसके उलट है। और आउटर प्रोडक्ट का सिंबल अब मुझे नहीं याद कि मैथमेटिक्स में क्या यूज होता है, लेकिन हम डिराक नोटेशन में इसको लिखते हैं। तो मैं अभी इसकी कोई नोटेशन नहीं आपको दूंगा, सिर्फ नाम आपको दे देता हूँ कि आउटर प्रोडक्ट का जो है वो किस तरह से लिखा जाता है। तो आउटर प्रोडक्ट को हम इस तरह से लिखेंगे, सॉरी, यानी मैं v1 v2 को मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरा जो वेक्टर है उसको मैं रो वेक्टर बना लूंगा। दिस इज कॉल्ड आउटर प्रोडक्ट। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर एक सिंगल नंबर नहीं आएगा बल्कि एक मैट्रिक्स आएगा। ठीक है? और जिसको फिर आप चेक कर सकते हैं कि वो क्या आएगा, इसका ऑर्डर कितना है। ये मैंने सही बात की है? अ, ये 2x1 है, ये 1x2 है। सो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2x2 होगा। ठीक है? तो 2x2 का मतलब है कि ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है 2x2 है, मतलब उसके दो रोज हैं और दो कॉलम है।
तो इस चीज को बोलते हैं आउटर प्रोडक्ट। मुझे नहीं पता इसका सिंबल क्या है, आई थिंक ये इस तरह से जाहिर होता है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ डाल देता हूँ, कोई अगर मुझे कंफर्म कर दे तो। ये सिंबल है, अस्सलाम आप कोई वालेकुम। भी symbol- शहबाज साहब, ये आपने इनर प्रोडक्ट का सिंबल बनाया है जो कि ब्राकेट है, आप इसको कैट ब्रा सिंबल बनाइए, वो आउटर प्रोडक्ट का सिंबल होगा। कैट ब्रा। नहीं, जी मैं कैट ब्रा नहीं यूज कर रहा, ये अभी अच्छा। मैंने उसका नाम भी नहीं लिया। अच्छा, तो आप ये जो सिंबल आपने यहाँ यूज पे किया है ये ब्रैकेट है, जी बन चुका है ऑलमोस्ट। अगर दरमियान में एक आप इसको हाँ, मैं यूज इसीलिए करें। इसीलिए नहीं लिखना चाह रहा था इसको। अगर आप इसको देखें ना तो यस, इनर ये प्रोडक्ट ही नहीं आई नो, मोस्टली। ये इनर प्रोडक्ट है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो मोस्टली तो वो मतलब कि ब्रा कैट ब्रा जो है वो आउटर प्रोडक्ट भी हम चलें वो जी, यूज मैं रोला ही मुका देता हूँ, मैं इसको लिखता ही नहीं, बस इसको करते। आउट चलिए, करते हैं। ठीक है, इसका आप ठीक कोई है। भी नाम रख इट्स लें। ओके। ओके, कैरियर। आउटर प्रोडक्ट, ठीक है जी, मैं इसको आउटर प्रोडक्ट का ही नाम दे लेता हूँ। तो सिंबल मुझे अब नहीं याद, वो आप देख लीजिएगा। कहने का मकसद ये है कि आउटर प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन होता है, ठीक है। और वो जो कट ब्रा वाली बात कर रहे हैं, अभी हम जाएंगे उस पर, तो मैंने भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। अच्छा, इसके बाद फिर मैं कंप्लीटनेस जो है वो लिखता हूँ। तो कंप्लीटनेस जो है वो ये कहती है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है, तो उसको मैं उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और चले, मैं यहाँ पे वी आई हैट ही यूज कर लेता हूँ, जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जो वी आई हैट है, दिस इज माई बेसिस, एंड वी आई जो बगैर हैट के हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स। तो दिस इज द कंप्लीटनेस। और इसकी गारंटी क्या है कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ? इसकी गारंटी जो है वो ये है कि वी आई, ठीक है, का जब मैं प्रोडक्ट लेता हूँ वी आई के साथ इनर प्रोडक्ट, तो वो मुझे 1 देता है। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर आप लिखेंगे तो ये बेसिकली आइडेंटिटी देगा। अगेन लेट मी, क्योंकि मैंने आउटर प्रोडक्ट का सिंबल नहीं लिखा, तो मैं इसको लिखूंगा आउटर प्रोडक्ट ऑफ वी आई एंड वी आई, दिस विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो कहने का मकसद ये है कि आउटर प्रोडक्ट आपको एक मैट्रिक्स देगा, जैसे मैंने ऊपर बताया, और वो मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी होगा। और जो इनर प्रोडक्ट है वो आपको एक नंबर देगा, इन जनरल वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इसीलिए हम फिजिक्स वाले डिराक नोटेशन इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसमें चीज़ें ज़्यादा हमारे हमारे लिए फेमिलियर होती हैं। बट एनी हाउ, होपफुली आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कंप्लीटनेस का। सो लिहाजा एक बेसिस ना सिर्फ ऑर्थोनॉर्मल हो सकती है, बल्कि वो कंप्लीट बेसिस भी हो सकती है। जब कोई बेसिस कंप्लीट होती है, ठीक है, कंप्लीट बेसिस, तो उसका मतलब ये होता है कि मैं किसी भी वेक्टर को उस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जो कि हम करते आ रहे थे। तो बस समझ लें कि उसकी अब एक फॉर्मल सी डेफिनेशन है। और भी बहुत कुछ है इसमें लीनियर अलजेब्रा में, अम, और हम चाहें तो इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब मैं उन प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाता हूँ जिनको हम क्वांटम मैकेनिक्स में ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसमें एक और चीज़ है विच इज़ आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि आइगन वैल्यू इक्वेशन के साथ जुड़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट है। और क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली अगर आप मैथमेटिकली देखें तो वो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम ही है। जब हम जाएंगे श्रोडिंगर इक्वेशन पे, तो वो आप देखेंगे कि वो बेसिकली एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है। सो आइगन वैल्यू जो है या आइगन वेक्टर जो है वो क्या चीज़ है? आइगन वेक्टर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन भी कह लेते हैं समटाइम्स इसको। चलिए मैं नाम लिख देता हूँ, या प्रॉब्लम भी लोग कहते हैं, ये डिफरेंट नाम है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। वो ये है कि अगर मेरे पास कोई ऑपरेटर है ए, और उस ऑपरेटर ए को मैं किसी वेक्टर वी के ऊपर ऑपरेट करवाता हूँ, और मुझे बदले में दोबारा वही वेक्टर मिल जाता है, और साथ मुझे कोई और नंबर, स्केलर नंबर मिल जाता है, तो इस इक्वेशन को बोलते हैं आइगन वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो आइगन वेक्टर ऑपरेटर जो है, इसको बोलते हैं, ए को बोलते हैं आइगन वेक्टर ऑपरेटर।
इस v को हम बोलेंगे आइगन वेक्टर और इस a को हम बोलेंगे आइगन वैल्यू। तो a is eigen value of this linear operator which is called eigenvector operator whose eigenvectors are given by v। ठीक है, ये स्टेटमेंट उम्मीद है समझ आ गई होगी कि v एक आइगन वेक्टर है जिसके ऊपर मैंने एक लीनियर ऑपरेटर a अप्लाई किया, और अगर उस ऑपरेटर को अप्लाई करने से मुझे वापस v मिल जाए और उसके साथ एक कोई भी वैल्यू मिल जाए, कुछ भी हो सकता है ये, तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। और इसके अंदर ऑपरेटर बन जाएगा आइगन वेक्टर ऑपरेटर, वेक्टर बन जाएगा आइगन वेक्टर, और ये जो स्केलर आपको साथ मिलेगा इसको हम बोलेंगे आइगन वैल्यू। ठीक है, और आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। और वो कुछ इस तरह से है कि मैं इस ऑपरेटर यानी जो सो बेसिकली आप, चले मैं लिख देता हूँ, माइनस ए टाइम्स आइडेंटिटी ऑपरेटर और इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको आप चाहे तो कोई और नाम दे लें, सी दे लें सम टाइम, यानी सी जो है वो अस्सलाम ए का वालेकुम। फंक्शन होगा। यस। अच्छा, ये जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है हम लिखते हैं, सभी पढ़ते हैं, हमने ऑपरेटर अप्लाई कराया वेक्टर पे, तो इससे एक नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होगा वेक्टर के साथ। इट मीन्स के जब आपने ये अप्लाई किया तो वेक्टर की या तो जो नॉर्म है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वेदर के जो आइगन वैल्यू है वो ग्रेटर देन वन है या लेस देन वन है। ठीक है, ऐसे ही होगा ना। नहीं, आप ए जो इसको है नॉर्म नॉर्म ए निकालने जो के लिए है मतलब, दैट्स अ नंबर राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर भी हो सकता है अगर ऑपरेटर जो है वो हर्मिशियन ऑपरेटर है। ठीक है। जी जी। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब यह है, जब आपने ऑपरेटर ए वी पे अप्लाई किया तो अगर लेट्स सपोज ए रियल नंबर है तो वो वी का ए जब वी से मल्टीप्लाई होगा तो वो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर देगा जब ए जो है वो ग्रेटर देन वन है। और अगर लेस देन वन है तो यानी कि इसकी या तो वी की लेंथ बढ़ेगी या वी की लेंथ कम होगी। आप इसको हम्म। फिजिकली कैसे इंटरप्रेट करेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन को? वो हम क्वांटम मैकेनिक्स में करेंगे, जब मैं आपको यूनिटरी एवोल्यूशन की बात हम करेंगे ना, तो वहां पे हम देखेंगे कि किसी क्वांटम स्टेट की जब एवोल्यूशन होती है जी। तो वो एवोल्यूशन यूनिटरी एवोल्यूशन होती है, उसमें वेक्टर की नॉर्म वगैरह कुछ चेंज नहीं होती। तो बेसिकली फिर ये आप जो उसकी जो, आइगन वैल्यू होगी वहां पे, जी ठीक है, ये जैसे कि आपने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर भी हो सकता है जब उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, तो फिर उस वक्त इसको हम क्या कहेंगे? मेरा ख्याल अगर आप वेट कर लें तो अगला मेरा हिस्सा सारा क्वांटम मैकेनिक्स पे ही है, तो वहां अच्छा, पे अभी हम मैं इसकी, मैथमेटिक्स डील कर रहे हैं। अभी हम इसकी मैथमेटिकली अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मतलब लीनियर अलजेब्रा में आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या है। इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स के पास्टुलेट्स के बाद फिर मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर तो रहेगी। ये कि ये जो ऑपरेटर है ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है इफ इट इज हर्मिशियन ऑपरेटर। जी जी, हम ये करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का चलो जब ठीक है, तारुफ होगा तो कैरी नो इशू, ठीक है, कैरी, बहुत उसमें अच्छी ये तरफ बात जा रही है करेंगे। और आई एम रियली एंजॉयिंग इट। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन कहलाता है, या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी समटाइम्स इसको कहते हैं, अगर आप इक्वल टू जीरो लिख दें इसको। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना बुनियादी तौर पे हम कहते हैं कि हम आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं या आइगन वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ ये जो मैंने बार लगाए हैं इससे मुराद डिटर्मिनेंट है, अगर आप एक मैट्रिक्स की फॉर्म में बात करें तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आपको दो चीजें प्रोवाइड करेगा। सॉरी, मेरा ख्याल मैंने इक्वेशन ठीक नहीं लिखी, लेट मी राइट इट अगेन। स्टैटिस्टिक इक्वेशन से पहले मैंने इक्वेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो चले मैं पहले उसी को लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली किया क्या है कि मैंने इस वाली इक्वेशन को पकड़ा है और इसी इक्वेशन को मैंने री राइट इस तरह से कर लिया है। और चूंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर की डेफिनेशन ये है कि किसी वेक्टर को ये चेंज नहीं करता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर इंट्रोड्यूस कर दिया है, या दूसरे लफ्जों में मैंने वी के साथ आई लगा दिया है। और उसकी वजह से इसकी जो फॉर्म है
वो ये बन गई है। अब इस इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, और इसको सॉल्व करने के अब डिफरेंट मेथड्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल मेथड भी हैं, कुछ एनालिटिकल मेथड भी हैं। तो एनालिटिकल मेथड की मैं अभी आगे बात कर रहा था, जो मैंने पहले भी लिखा था। उस पे आप ये करते हैं कि आप इस a माइनस ए आई का आप डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है, और इस डिटर्मिनेंट को आप जीरो करते हैं, राइट। तो इसको सॉल्व करने से आपको जो है वो आइगन वैल्यूज मिलती हैं। फिर ईच आइगन वैल्यू के लिए फिर आप जो है वो आइगन वेक्टर निकालते हैं। उसकी प्रैक्टिस मैं यहाँ पे नहीं अब करवाऊंगा, क्योंकि ना तो हमारे पास टाइम है, लेकिन आप लोगों ने ये चीज की है तो यू वुड बी फेमिलियर विद दिस, राइट। सो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो उससे आपको आइगन वैल्यूज और आइगन जो है वो वेक्टर्स जो है वो मिल जाएंगे। और जैसा कि अभी इन्होंने बात भी की सवाल के अंदर भी, ऑपरेटर्स की बहुत सी फॉर्म्स हैं जिनमें इन्होंने हर्मिशन का नाम लिया था। तो चले मैं अब उसी की बात कर लेता हूँ कि कुछ ऑपरेटर्स जो हैं वो हर्मिशन ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। और एंटी हर्मिशन भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, एंटी सिमेट्रिक भी होते हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। लेकिन चूंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम हर्मिशन ऑपरेटर्स की बात करते हैं, तो हर्मिशन ऑपरेटर से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, वो है एडजॉइंट का। तो मैट्रिसेस में तो शायद आपने इसको देखा हो, लेकिन यहाँ पे हम एडजॉइंट को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर आपने किसी ऑपरेटर का एडजॉइंट लेना है, तो लेट्स से आपके पास एक ऑपरेटर है ए, और उसका आप एडजॉइंट डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, ऑन सम वेक्टर स्पेस वी, ठीक है, सच दैट कि उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वी डब्ल्यू वगैरह, वो सारे के सारे उस वेक्टर स्पेस के अंदर हों। तो एडजॉइंट का मतलब ये होता है कि आप इनर प्रोडक्ट लेते हो वी का, और इस ऑपरेटर ए को आप अप्लाई करवाते हो दूसरे डब्ल्यू वेक्टर के ऊपर, और ये इनर प्रोडक्ट आप फाइंड करते हो। अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर दें, तो ए के ऊपर आप एक सिंबल लगाते हैं जिसको डैगर बोला जाता है, और आपका ए जो है वो डब्ल्यू की बजाय वी के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो इस चीज को बोलते हैं एडजॉइंट ऑपरेशन। मैट्रिक्स की फॉर्म में इजी होता है। मैट्रिक्स की फॉर्म में बेसिकली एडजॉइंट ऑपरेटर का मतलब जो है वो ये होता है कि आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और फिर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ये जो दो ऑपरेशन है मिलके, इसको कहते हैं एडजॉइंट लेना। या मैट्रिक्स की फॉर्म में जरा इजी है, लेकिन यहाँ पे बाय डेफिनेशन इसका ये मतलब होता है, ठीक है। अब हर्मिशन ऑपरेटर जो कि हम डिफाइन करना चाह रहे थे, उससे क्या मुराद है। एक ऑपरेटर हर्मिशन होगा अगर उसका जॉइंट लिया जाए, ठीक है, और वो उसी के बराबर आ जाए। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर, ठीक है। क्यू हर्मिशन में ये मेरे ख्याल माइनस हो जाता है, लेकिन उसकी भी हमें जरूरत नहीं है। बट हर्मिशन ऑपरेटर जो है, इसको समटाइम सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, कि ये इसका जॉइंट ले तो ये अपने ही बराबर आ जाता है। तो सेल्फ एडजॉइंट या हर्मिशन आप इसको कह सकते हैं। तो ये ऑपरेटर की एक खास किस्म है, और इस ऑपरेटर की खास बात ये है कि जब आप ऐसे ऑपरेटर की आइगन वैल्यू इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, ये वाली, अगर ये ऑपरेटर हर्मिशन ऑपरेटर हो, तो इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी वो रियल नंबर होगी। और क्वांटम मैकेनिक्स में हमें हर्मिशन ऑपरेटर्स इसीलिए चाहिए होते हैं क्योंकि हम वहां पे रियल आइगन वैल्यू से डील कर रहे होते हैं। रियल आइगन वैल्यू हमें क्यों चाहिए। रियल आइगन वैल्यू इसलिए चाहिए होती है क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं होता। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो होता है, या जो मेजरमेंट का रिजल्ट होता है किसी भी सिस्टम की, वो हमेशा एक रियल वैल्यू होती है। तो इस वजह से हम जो ऑपरेटर्स हैं वो हर्मिशन ऑपरेटर लेते हैं। और ये भी एक थ्योरम है जिसको मैं अब यहाँ पे प्रूफ नहीं करूंगा, कि हर्मिशन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू है वो हमेशा रियल होती है। अच्छा जी। उसके बाद
एक और ऑपरेटर है जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे और फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स की इब्तिदा की तरफ चलेंगे। एक और चीज जो यहाँ पे डिफाइन करनी है वो है यूनिटरी ऑपरेटर, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। यूनिटरी ऑपरेटर, तो यूनिटरी ऑपरेटर जिसको आमतौर पे लोग यू से जाहिर करते हैं, उसकी डेफिनेशन ये है कि इफ यू इज अ लीनियर ऑपरेटर, और मैं अगर इस यू का एडजॉइंट लूं, यानी डैगर का मतलब एडजॉइंट लूं, तो वो उसी के इनवर्स के इक्वल आ जाता है। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में अगर मैं एक ऑपरेटर का एडजॉइंट लूं और उसको उसी ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे आइडेंटिटी ऑपरेटर देता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ यूनिटरी ऑपरेटर। और ये यूनिटरी ऑपरेटर भी आगे चल के हम देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उसकी वजह क्या है कि यूनिटरी ऑपरेटर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? उसकी वजह यह है कि उनकी जो इनर प्रोडक्ट होती है बिटवीन द वेक्टर्स वो प्रिजर्व रहती है। और फिजिकली फिर आप मतलब इसको देख सकते हैं कि यानी अगर मैं प्रूव करूँ यानी इनर प्रोडक्ट इज प्रिजर्व, चलो मैं पहले इस बात को लिख देता हूँ। इनर प्रोडक्ट इज प्रिजर्व्ड, क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब यह है कि लेट्स से मेरे पास दो वेक्टर्स हैं v और w, सॉरी फिर मैं वही बार बार डराक पर ये नोटेशन में चला जाता हूँ। सो और उनका मैं इनर प्रोडक्ट इस तरह से ले रहा हूँ कि हर एक को मैं हर एक के ऊपर मैं यूनिटरी ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, सो बेसिकली मैं एक इनर प्रोडक्ट ले रहा हूँ यू वी का और यू डब्ल्यू का। ठीक है, तो यू वी और यू डब्ल्यू, इसका मतलब है कि डब्ल्यू एक वेक्टर है जिसके ऊपर मैंने यू ऑपरेटर लगाया, और वही ऑपरेटर मैंने जो है वी के ऊपर लगाया था, और फिर इन दोनों का जो है वो मैं इनर प्रोडक्ट ले रहा हूँ। राइट, और अगर आपको याद हो जॉइंट की डेफिनेशन, तो वो जॉइंट की डेफिनेशन ये थी कि आप यू को जो है वो एक साइड से उठा के दूसरी साइड के ऊपर ले जाके डैगर उसका कर सकते हैं। राइट, तो आप इधर से इधर भी कर सकते हैं और उधर से इधर भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कहाँ आपने उसको शिफ्ट करना है। तो लेट्स से ये बन गया वी यू डैगर यू और डब्ल्यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस यू की ज्वाइंट प्रॉपर्टी इस्तेमाल की और उसको मैं इधर ले गया हूँ। अब बाय डेफिनेशन चूंकि ये एक यूनिटरी ऑपरेटर है तो यू डैगर यू आइडेंटिटी होगा, और अगर आप इस आइडेंटिटी को यहाँ पे प्लग इन करें तो ये बन जाएगा आइडेंटिटी टाइम्स डब्ल्यू, और आइडेंटिटी किसी वेक्टर को कुछ नहीं कहती, तो इसलिए दोबारा आपके पास क्या आ गया, वी डब्ल्यू। ये देखें हमने स्टार्ट किया था यू वी और यू डब्ल्यू से, लेकिन जो हमारा रिजल्ट है वो वही है। अगर मैं यू ना भी अप्लाई करता और जस्ट वी डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट लेता तो वो सेम ही आना था। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि इनर प्रोडक्ट इज प्रिजर्व्ड, कि दो वेक्टर्स की जो इनर प्रोडक्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उन दोनों वेक्टर्स की मैं यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन कर दूं। अगर दोनों वेक्टर्स के ऊपर मैं सेम यूनिटरी ऑपरेटर अप्लाई कर दूं तो उससे इनर प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिटरी एवोल्यूशन ऑफ क्वांटम सिस्टम्स। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आप इसको याद रखिएगा। अच्छा, इसकी और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप प्रूव कर सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की किताबों में दी होती हैं। ठीक है, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट टेंसर प्रोडक्ट का है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको मैं अभी पेंडिंग करता हूँ, और अब क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं है तो अब मैं चलता हूँ क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ। ठीक है, यहाँ तक अब किसी का कोई सवाल है तो कर लें। ये सारा बेसिकली जो घंटा हमने लगाया है वो हमने वेक्टर स्पेसिस को देखा है, इनर प्रोडक्ट स्पेसिस को देखा है, और फिर इनर प्रोडक्ट स्पेसिस को ही हिल्बर्ट स्पेसिस भी कहते हैं। दूसरे लफ्जों में हमने हिल्बर्ट स्पेसिस को समझने की कोशिश की है। उसके अंदर हमने डिफरेंट प्रोडक्ट रूल सीखे हैं, इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट, और हमने बेसिस बनानी सीखी है या बेसिस की डेफिनेशन सीखी है। और उसके अलावा हमने ऑपरेटर्स, लीनियर ऑपरेटर्स की बात की है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो यूनिटरी ऑपरेटर्स हैं।
और हमने ये भी देखा कि ऑपरेटर्स बेसिकली मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर लिखे जाते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस की फॉर्म के अंदर, और जो वेक्टर्स हैं उनको आप कॉलम मैट्रिक्स या रो वेक्टर्स की फॉर्म के अंदर, रो मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर लिखते हैं। तो ये बेसिक सा अलजबरा है, जो लीनियर अलजबरा है, जितना हम इस्तेमाल करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स करने के लिए, या क्वांटम कंप्यूटेशन का मैथमेटिक्स करने के लिए, या दूसरे लफ्जों में क्यूबिट्स का मैथमेटिक्स करने के लिए। तो जी, अब सवाल अगर किसी का इससे रिलेटेड है तो आप पूछ लें। ओके। एक सवाल चैट में है कि नल वेक्टर की फिजिकली कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मेरे पास इसका जवाब है। नल वेक्टर को एक तरह से कंप्लीटनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी आपकी वेक्टर स्पेस डिफाइन नहीं होती विदाउट नल वेक्टर। मतलब आपके पास बाय डेफिनेशन क्लोजर प्रॉपर्टी है ना स्पेसिस में। क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, तो उनकी अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूं तो वो मुझे एक नया वेक्टर मिलना चाहिए जो उसी स्पेस का हिस्सा हो। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो या एडिशन चले कर लें, आप दूसरे वेक्टर को नेगेटिव कह लें। तो अगर एक वेक्टर को मैं उसी के नेगेटिव वेक्टर में ऐड करूंगा तो मुझे एक नया वेक्टर मिलना चाहिए। तो फॉर कंप्लीटनेस ऑफ द वेक्टर स्पेस हम नल वेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। आम सेंस में आप इसको जीरो की तरह समझ लें कि जैसे नंबर्स के अंदर जीरो का जो किरदार है ना, तो वैसा ही कुछ किरदार नल वेक्टर का वेक्टर स्पेसिस के अंदर है। तो ओके। और आपका सेकंड सवाल था कि नल वेक्टर को वेक्टर क्यों कहते हैं, वो भी इसी में आ गया कि वो वेक्टर स्पेस का ऑब्जेक्ट है, वेक्टर स्पेस की तमाम प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, इसलिए हम उसको वेक्टर बोलते हैं। और वेक्टर की सिर्फ ये डेफिनेशन नहीं है मैग्नीट्यूड और डायमेंशन। अगर आपके पास एक 10 डायमेंशनल या 200 डायमेंशनल वेक्टर है, मैं एक वेक्टर लिखता हूँ जिसकी 200 बेसिस हैं, तो उस वेक्टर में आप जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की कैसे बात करेंगे? तो आप नहीं कर सकते, ये एब्स्ट्रैक्ट स्पेसेस हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हैं, मुजर्रद हैं, मतलब ये कि मेंटल कंस्ट्रक्ट्स हैं, ये मैथमेटिक्स है। तो इसलिए जो वेक्टर जिस तरह से एफएससी में आपको पढ़ाया जाता है उसमें आप डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड या लेंथ वगैरह की बात करते हैं। लेकिन जो आपका क्वांटम सिस्टम फॉर एग्जांपल है, वो तो लाजमी नहीं कि 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन हो, वो तो इन्फिनिट डायमेंशनल भी हो सकता है। तो वहां पे आप कैसे डिफाइन करेंगे डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड? तो आप उसको फिजिकली उसकी इंट्यूशन नहीं बिल्ड कर सकते। फिजिकल इंट्यूशन आप 3 डायमेंशनल स्पेस की इसलिए बिल्ड करते हैं क्योंकि हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं और हम 3 डायमेंशन को अच्छी तरह से विजुअलाइज कर लेते हैं। तो ये इसकी एक रीजन हो सकती है। um, अली का सवाल था कि इनर प्रोडक्ट स्पेसिस की जो आउटपुट है वो कॉम्प्लेक्स की होती है। ये इन जनरल मैंने बात की थी कि जब आप वेक्टर स्पेसिस के जो एलिमेंट्स होते हैं इन जनरल कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स आंसर्स आ सकते हैं आपके। कंप्लीटनेस को रिवाइज कर दें। कंप्लीटनेस से मुराद ये है कि कंप्लीटनेस आपको ये बताती है कि जो बेसिस आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंप्लीट बेसिस है, तो फिर ही आप किसी वेक्टर को उस बेसिस की फॉर्म में लिख सकते हैं। अदरवाइज यू कैन नॉट राइट अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ अ बेसिस। ठीक है, अगर कोई बेसिस कंप्लीट नहीं है तो दूसरे लफ्जों में अगर उनका आउटर प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं आता, तो फिर वो बेसिस नहीं कहलाएगी, कंप्लीट नहीं कहलाएगी। यानी आउटर प्रोडक्ट लें बेसिस वेक्टर्स का और वो आइडेंटिटी आ जाए तो फिर वो कंप्लीट है, अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं है। और किसी का कोई सवाल? टाइम मेरे पास बहुत कम है अब, तो मैं बहुत जल्दी आगे ये कंप्लीटनेस को मैं थोड़ा यूं रिवाइज करना चाहूंगा कि तमाम बेसिस का आउटर प्रोडक्ट लें और उसको सम करें, इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तमाम बेसिस जो हैं, फर्स्ट बेस आउटर प्रोडक्ट विद फर्स्ट बेस प्लस सेकंड बेस, आउटर प्रोडक्ट विद सेकंड बेस प्लस थर्ड बेस, जितनी भी डायमेंशन है उन तमाम बेसिस का आउटर प्रोडक्ट लें, उसको सम करें तो आइडेंटिटी के इक्वल आए, तो दैट वुड कॉल्ड कंप्लीटनेस रिलेशन। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी ठीक। मेरा जैसे ख्याल है कि मैं अगर कल। हमारे पास थ्री डायमेंशनल स्पेस है ना, थ्री डायमेंशनल स्पेस है,
तो आपका पहला वेक्टर जो होगा उसका कॉलम वेक्टर होगा 1 0 0, दूसरा जो होगा उसका 0 1 0, और तीसरा जो होगा 0 0 1 होगा। अब इन तीनों का सेल्फ आउटर प्रोडक्ट लें, पहले का पहले के साथ ही आउटर प्रोडक्ट, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का जब इसको सम करेंगे तो आपके पास जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो इसको हम कंप्लीटनेस रिलेशन कहते हैं। जी मैं आप नॉर्मली इस होगी। कंसेप्ट को यूज करता हूँ, मैथमेटिकल कंसेप्ट को यूज करता हूँ नॉर्मली कंप्लीटनेस को एक्सप्लेन करने के लिए। जी मैं और उसके लिए यही आगे रिलेशन जा है जो रहा बार बार हूँ। हम डिफरेंट थ्योरम को जी प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। समेशन आई इज इक्वल टू आई ब्रा आई कैट इक्वल टू आई, कैपिटल आई, आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बड़ा आप वाला कंसेप्ट भी ठीक है, तो मैं नॉर्मली अपने तौर पे इस तरह करके एक्सप्लेन करता हूँ। दैट्स जस्ट मैं इसको ऐड कर रहा था, इफ यू डोंट माइंड। जी जी ठीक, थैंक यू। थैंक यू। ओके मैं अब क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा सा पास्टुलेट्स की बात करूंगा क्योंकि मेरे पास अब टाइम बहुत कम रह गया है। सो see where is my okay ख्याल है कि मेरी स्लाइड्स जो हैं वो तरह शेयर नहीं हो पा रही सही तरह। मैंने इन पेजेस को यूज कर लिया है, ये भी हो गया, उसके बाद ये भी हो गया। ठीक है तो हाँ यहाँ पे बेसिकली अब डेराक नोटेशन की मैं बात करना चाहता था, तो चलें कर लेते हैं 2-3 मिनट के अंदर, टाइम नहीं है इतना। तो ये बेसिकली डिफरेंट नोटेशंस हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन है जिनको भी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ये है कि सिर्फ एक बुनियादी चीज जो हुई है ना वो ये हुई है कि हमने जो वेक्टर जिसको मैं वी लिखता जा रहा था उसको अब मैं वी की बजाय डिराक नोटेशन में एज कैट लिखूंगा, इसको आमतौर पे कैट बोलते हैं। ठीक है, और इसकी एक डुअल स्पेस अगर मैं ले लूं तो उसके अंदर हम इसको लिखते हैं और वहां पे इसको ब्रा बोलते हैं। तो ये चीज मेरा ख्याल है आपको पहले से पता है, मुझे दोबारा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं उनकी नोटेशन जो है वो यहाँ पे दी गई है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, कैट है, ठीक है, ब्रा है, और इनर प्रोडक्ट को हम जब लिखेंगे तो वो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं साई एंड फाई तो उनकी इनर प्रोडक्ट जो है वो ब्रैकेट नोटेशन में यूं लिखी जाएगी। टेंसर प्रोडक्ट मैंने अभी बात नहीं की लेकिन हम इसको आगे जाके करेंगे। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन भी बात हो गई, ट्रांसपोज भी हो गया, हेमिशन भी हो गया, और इनर प्रोडक्ट बिटवीन दिस एंड एन ऑपरेटर ए, ये इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो ये बस एक समझ लें नोटेशन है। तो पहले मैं मैथमेटिक्स वालों की नोटेशन यूज कर रहा था, अब ये आप जो है वो इसकी नोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं। अच्छा, अभी तक जितनी मैंने डिस्कशन की थी मैथमेटिक्स के हवाले से थी। अच्छा, जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके पोस्टुलेट्स अब मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ रखे हुए हैं, और कभी किसी किताब में 6 हो जाते हैं, कभी 5 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो क्वांटम मैकेनिक्स का सिर्फ एक ही पोस्टुलेट है, बाकी सारा जो है वो डेवलप हुआ है हिस्टोरिकली और उसके पीछे पूरी रीजंस मौजूद हैं, लेकिन खैर उस डिस्कशन में हम नहीं जाते। तो पहली चीज ये है कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है स्टेट स्पेस का कॉन्सेप्ट, कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्टेट है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा, स्टेट स्पेस जो है वो बेसिकली इट्स कंसिस्ट ऑफ कैट्स एंड ब्रास। ठीक है, तो किसी भी क्वांटम सिस्टम को कैट से जाहिर किया जाता है। ये साई जो है ना, ये ग्रीक लेटर है तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। इसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, अगर मैं इसकी पोजीशन में रिप्रेजेंटेशन ले लूं तो समटाइम्स इसको साई आर भी लिखते हैं। अगर मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन ले लें तो इसको साई पी लिखते हैं। अ, इनको हम वेव फंक्शन बोलते हैं इस फॉर्म को। अगेन मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता।
और इसको वेक्टर बोल देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को किसी वेव फंक्शन या किसी डिराक नोटेशन में किसी कैट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और वो जो कैट है, चलें अभी इसी को हम रखेंगे क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग में हम फंक्शंस को इस तरह से यूज करते हैं, तो मैं आई विल नॉट यूज देम एज फंक्शंस और वेव फंक्शंस। तो कैट को समझ लें कि ये आपका क्वांटम सिस्टम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली एक कॉलम वेक्टर होगा, ठीक है। और इसके कुछ एलिमेंट्स होंगे और वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड करेंगे डायमेंशंस ऑफ दी सिस्टम के ऊपर। मिसाल के तौर पर जो क्यूबिट है, ये 2 डायमेंशनल सिस्टम है, तो इसके 2 एलिमेंट्स होंगे, अगर सिंगल क्यूबिट की बात कर रहा हूँ। अगर आप मल्टीपल क्यूबिट सिस्टम में जाएंगे तो वो हो सकता है 4 डायमेंशनल हो या 6 डायमेंशनल हो। तो जितनी डायमेंशन में आप जाते जाएंगे उतने इसके कंपोनेंट्स आते जाएंगे स्टेट के। एंड दीज आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज आई सेड। और आमतौर पे हम इसको नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है। यानी जो स्टेट होती है क्वांटम स्टेट, हम उसको एक नॉर्मलाइज्ड वेक्टर के तौर पे लेते हैं। और मुझे अब जरूरत नहीं है नॉर्मलाइज एक्सप्लेन करने की क्योंकि हम कर चुके हैं। इसको हम लीनियर सुपरपोजिशन की फॉर्म में लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ बेसिस वेक्टर्स, या ठीक है। तो जब हम क्यूबिट की बात करेंगे तो मिसाल के तौर पे वहां पे बेसिस होगी 0 और 1 की। तो आप इस कैट साई को 0 और 1 की लीनियर सुपरपोजिशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जब आप लीनियर सुपरपोजिशन लिखेंगे तो उसके साथ कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड्स आते हैं, जिनकी अगेन मैं मजीद डिस्कशन जो है वो कल हमारा जो क्यूबिट्स के बारे में डिस्कशन होगी तो उसमें मैं इसकी कोई वाज़ेह एग्जांपल इसलिए भी नहीं दे रहा कि मैं चाहता हूँ कि ये क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स ना बन जाए, ये क्वांटम कंप्यूटिंग का कोर्स ही रहे और हम इन आइडियाज़ को डायरेक्टली क्वांटम कंप्यूटिंग में जाके इनकी स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखें। तो फिलहाल आप सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें जो यहाँ पे दिए गए हैं। तो लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ बेसिस स्टेट्स में हम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे लीनियर सुपरपोजिशन से मेरी मुराद है कि अगर मेरे पास बस कैट साई है और ये 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर है, तो मैं किसी तरह से और 2 डायमेंशन में उनको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो ये साई 1 साई 2 को आप समझ लें कि ये बेसिस है, ठीक है, उस सिस्टम की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बेसिस हैं दोनों, साई 1 और साई 2, और अल्फा और बीटा जो हैं दीज आर द मैग्नीट्यूड्स, और इन जनरल दे आर कॉम्प्लेक्स मैग्नीट्यूड्स। और यही अल्फा और बीटा हैं जो यहाँ पे अपीयर होते हैं, विच आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डिस्क्राइब द स्टेट। और स्पेस, वो जो स्पेस है उसके अंदर हिल्बर्ट स्पेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, और उसकी जो डायमेंशन है या उसके नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर। तो क्वांटम कंप्यूटेशन में जो सिंगल क्यूबिट की बेसिस है वो 2 डायमेंशनल है, और उसके अंदर दो जो है वो एम्पलीट्यूड्स होंगे, अल्फा एंड बीटा, जो कि इन जनरल कॉम्प्लेक्स होंगे। तो ये है स्टेट स्पेस का कॉन्सेप्ट। उसके बाद उस क्वांटम सिस्टम ने जाहिर है कि इवॉल्व करना है टाइम के साथ, उसके अंदर क्या उसकी डायनामिक्स कैसे होगी। तो वो उसकी एवोल्यूशन जो है क्वांटम सिस्टम की वो यूनिटरी ऑपरेटर से होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास मिसाल तौर पर सिंगल क्यूबिट्स हैं तो एक ऑपरेटर है हेडामार्ट लेट से, तो वो ऑपरेटर आप उस सिंगल क्यूबिट पे लगाएंगे तो वो क्यूबिट जो है वो इवॉल्व होकर कुछ और बनेगा। इसी तरह से पॉलीमेट्रिसेस यूनिटरी ऑपरेटर्स की मिसालें हैं, और हम देखेंगे कि पॉलीमेट्रिसेस जो है वो क्वांटम कंप्यूटेशन में एक बेसिस भी प्रोवाइड करते हैं। तो दीज आर यूनिटरी ऑपरेटर्स विच आर यूज टू इवॉल्व अ क्वांटम सिस्टम, ठीक है। और अभी मैंने यूनिटरी ऑपरेटर्स के ऊपर बात कर ली है, तो दोबारा मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास जो आपका सिस्टम है वो स्टेशनरी स्टेट्स पे कंसिस्ट है, तो हम उसके लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लगाते हैं। और अगर वो टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन रखता है तो उसके लिए फिर हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करते हैं। नॉर्मली क्वांटम सिस्टम्स के अंदर जो हमारी क्यूबिट स्पेस होती है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होती, अगर वो सिस्टम आइसोलेटेड हो फ्रॉम द इन्वायरमेंट। यानी अगर एक सिस्टम को आइसोलेट कर दिया जाए और विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके सिस्टम में कोई चेंज बाहर से ना आ रहा हो, तो आमतौर पे उसके लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी जाती है, ठीक है। और जब आप टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखते हैं तो उसको लिखने का तरीका हैमिल्टोनियन है। ये आप एक ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं
हैमिल्टोनियन H, और उसको आप ऑपरेट करवाते हैं अपने साई के ऊपर, और उस हैमिल्टोनियन की जो आइगन वैल्यू आती है वो बेसिकली उस सिस्टम की एनर्जी होती है, एंड दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें ये जो H है, दिस H इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन, और ये बेसिकली किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जिसको आमतौर पे हम यूं भी लिख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो उस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी है, और सेकंड पार्ट उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। मसला अगर फ्री पार्टिकल है तो आपको पता है आप v को 0 ले सकते हैं, एंड देन प्रॉब्लम्स बिकम वेरी इजी। तो आम तौर पे रिसर्च के अंदर भी या किसी भी क्वांटम सिस्टम में हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन को ही सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप इन्वायरमेंट को इन्वॉल्व कर लेते हैं या आपका हैमिल्टोनियन जो है वो टाइम डिपेंडेंट हो जाता है, तो फिर आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन भी चेंज हो जाती है, और उसकी जो नई फॉर्म है वो कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे मैं वन डायमेंशनल उसकी फॉर्म लिख रहा हूँ, एंड दैट सॉरी दिस विल बी, तो ये जो फॉर्म है इसको हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं। तो देखते हैं आप, इसमें जो हैमिल्टोनियन है वो आपका टाइम डिपेंडेंट टर्म रखता है। आमतौर पे पोटेंशियल के बारे में बात कहा जाता है कि अगर पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट है तो फिर ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। ये सारा जो कुछ मैंने जो आपसे बात की है ये सिंगल पार्टिकल की क्वांटम मैकेनिक्स है। अगर आपके पास इंसाम्बल ऑफ पार्टिकल आ जाए, यानी आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो जाएं, तो फिर वहां पे ये जो मैंने सारी बात की है ना वो इस तरह से नहीं आएगी, बल्कि वो चेंज हो जाती है। फॉर मोर देन वन पार्टिकल्स आपका जो सिस्टम है वो स्टैटिस्टिकल हो जाता है, और उसके लिए फिर जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो डेंसिटी मैट्रिक्स फॉर्मुलिज्म है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हमारा जो क्वांटम कंप्यूटेशन का ये जो ये वाला जो कोर्स है ये सिंगल सिस्टम्स के लिए होगा। मल्टीपल सिस्टम्स के लिए फिर डेंसिटी मैट्रिक्स की अप्रोच है, तो वो जरा थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, तो वहां पे हम नहीं जाएंगे। वो बेसिकली इन्हीं बुनियादी कॉन्सेप्ट से मिलके बना हुआ एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, बट वी विल नॉट गो ओवर देयर। अच्छा, तो स्टेट स्पेस हो गई कि क्वांटम क्वांटम सिस्टम को रिप्रेजेंट आपने किससे करना है, कैट से या वेक्टर से, तो इसलिए वेक्टर स्पेसिस का मैंने तारुफ दिया, और वो वेक्टर नॉर्मलाइज होने चाहिए। इन जनरल वो बेसिस की लीनियर सुपरपोजिशन में लिखे गए होंगे, और फिर उस सिस्टम की जो एवोल्यूशन है वो दो तरह से हो सकती है, टाइम इंडिपेंडेंट या टाइम डिपेंडेंट। तो उन दोनों के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए आपको हैमिल्टोनियन चाहिए होता है, तो सबसे मुश्किल काम जो है किसी सिस्टम का हैमिल्टोनियन निकालना है। क्वांटम मैकेनिक्स आपको हैमिल्टोनियन निकालने का तरीका नहीं बताती, वो आपने खुद ही निकालना होता है, तो वो सिस्टम पर डिपेंड करता है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए फिर अप्रोक्सीमेशन मेथड्स होते हैं जो आप अप्लाई करते हैं, और हैमिल्टोनियन को आप मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, तो उसकी भी मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट सिर्फ ये कमेंट करना चाहता हूँ कि हैमिल्टोनियन लिख देना, सिर्फ एक इक्वेशन लिख देने से काम आपका कंप्लीट नहीं हो गया। हैमिल्टोनियन में पोटेंशियल की एग्जैक्ट फॉर्म क्या है आपके सिस्टम में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हर फिजिकल सिस्टम के लिए डिफरेंट फॉर्म रखता है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और फिर जब आपको हैमिल्टोनियन पता चल गया, उसके बाद फिर आपने इस जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करना इट सेल्फ एक चैलेंजिंग टास्क होता है। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स ईजी होती हैं, उनके अंदर बड़े फेमस प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके सोल्यूशंस प्रोवाइडेड होते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर इनको सॉल्व करने के लिए फिर कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं यूजिंग फॉर टू यूज दी हैमिल्टोनियन या श्रोडिंगर इक्वेशन। तीसरा जो अहम कंसेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का वो है मेजरमेंट। ठीक है, फर्ज करें कि अब आपका सिस्टम इवॉल्व कर रहा है, आपने क्वांटम सिस्टम बना भी लिया, उसके बाद आपने उसके ऊपर हैमिल्टोनियन लगा के उसको इवॉल्व भी करवा लिया। अब वो टाइम में इवॉल्व कर रहा है, वो किसी सुपरपोजिशन स्टेट के अंदर है। अब आपने उसके ऊपर मेजरमेंट करनी है, तो ये मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट बेसिकली एक ऑपरेटर ही है, समझ लेंगे आप। मेजरमेंट ये करती है कि मेजरमेंट सुपरपोजिशन को खत्म कर देती है, यानी ये जो आपका इनिशियल सिस्टम था ना जो सुपरपोजिशन में था, तो जब आप मेजरमेंट करेंगे तो आपका सिस्टम या तो साई 1 में चला जाएगा या साई 2 में चला जाएगा। ये टू डिमेंशनल में मैं बात कर रहा हूँ। तो मेजरमेंट बेसिकली क्या करती है, collapses the wave function या collapses the superposition।
और जब सुपरपोजिशन कोलैप्स होती है तो आप बेसिकली क्लासिकल सिस्टम में ही वापस आ जाते हैं। और इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर अगरचे अपनी प्रोसेसिंग सारी क्वांटम इंफॉर्मेशन के थ्रू करता है, लेकिन जब आप उसका रिजल्ट मेजर करते हैं तो वो क्लासिकल बिट्स में ही मेजर होता है। तो क्वांटम से आप दोबारा फिर क्लासिकल में मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि इंसानों के पास जो टूल्स हैं वो क्लासिकल टूल्स हैं। तो मेजरमेंट हमेशा आपको एक क्लासिकल रिजल्ट देती है, जिसको समटाइम्स कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन या कोलैप्स ऑफ द सुपरपोजिशन भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये बुनियादी चीजें हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स के पॉस्टुलेट्स हैं। और मैंने कोशिश की है कि आपको वो सारी टर्म्स पता चल जाएं जो लीनियर अलजेब्रा की इस क्वांटम मैकेनिक्स में इस्तेमाल होती हैं। इसलिए जब मैं कभी यूनिटरी का लफ्ज इस्तेमाल करूं या नॉर्मलाइजेशन का या बेसिस या इन चीज़ों का, तो आपको कम से कम एक आइडिया हो। विदाउट प्रैक्टिस एंड विदाउट सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स इन कॉन्सेप्ट्स को हजम करना ज़रा मुश्किल काम है। सिर्फ इनकी डेफिनेशन पे आप नहीं रह सकते। तो मुख्तलिफ किताबें मौजूद हैं, उनमें से आप उनके प्रॉब्लम्स निकालें, एग्जांपल्स निकालें और उनको सॉल्व करके देखें कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन थी, मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल हो गई थी बात, लेकिन क्या आप इसको कर सकते हैं और आपको ये समझ आती हैं चीज़ें, तो आप सिंपल सिंपल सी एग्जांपल लेके, जो कि आप इंटरनेट के ऊपर बेबहा मौजूद हैं, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स एंड यू कैन लर्न फ्रॉम देम। तो यही तक जी आज का हमारा है टॉपिक। कल जो है वो फिर हम ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम क्यूबिट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, और सिंगल क्यूबिट्स और मल्टीपल क्यूबिट्स का जो है, और जो है वो मैथमेटिक्स भी देखेंगे और उसके ऑपरेटर्स वगैरह भी डिफाइन करेंगे, जिनसे फिर हम देखते हैं कि फिर गेट्स जो है वो कंस्ट्रक्ट होते हैं। सो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो अब आप कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है, तो 3 मिनट में जो लोग सवाल करना चाहते हैं वो कर लें। ओके, एक सवाल चैट के अंदर मैं देख रहा हूँ लग्रांजियन ऑपरेटर के हवाले से। जी बिल्कुल, लग्रांजियन भी यूज हो सकता है, लेकिन लग्रांजियन की अप्रोच यूज होती है पाथ इंटीग्रल फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में, जो फाइनमैन की अप्रोच है। तो उससे भी आप क्वांटम मैकेनिक्स कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लग्रांजियन को क्वांटम फील्ड थ्योरी में इस्तेमाल करते हैं। बट आपको पता है क्लासिकली भी आपने ये चीजें देखी होंगी कि आप एक खास किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है, मुझे अब याद नहीं है कि पता नहीं लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो लगा के आप हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन में जा सकते हैं। लेकिन हैमिल्टोनियन डायनामिक्स को इस्तेमाल करने की वजह जो है वो कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स और जो वेरिएबल्स हैं, जो हैमिल्टोनियन की इक्वेशंस हैं, वो ज़्यादा सिंपल होती हैं। ठीक है, और ये कि वो डील करता है फेज स्पेस के साथ, जो कि पोजिशन और मोमेंटम की स्पेस है। तो वो फिर एक पूरी डिस्कशन है, लेकिन उससे इट डजेंट मैटर कि आप लैग्रांजियन यूज करते हैं या हैमिल्टोनियन। अगेन जैसे मैंने कहा कि अभी हर्मिशन की बात हो रही थी, नॉन हर्मिशन क्वांटम मैकेनिक्स भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जी, और किसी का कोई सवाल इन स्लाइड्स से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड? एक सवाल था, व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस फेसिंग क्वांटम कंप्यूटिंग टुडे। तो उसके लिए मैंने कल बात की थी लेक्चर में भी, और ये 5वें दिन फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन आज के लेक्चर से किसी का कोई सवाल है तो पहले वो आप मुझे कर लें। यूट्यूब से किसी और का कोई सवाल है? एक क्वेश्चन था कि why don't we say that unitary operator is also an identity operator? आइडेंटिटी ऑपरेटर एक यूनिटरी ऑपरेटर है, क्योंकि आई डैगर आई यू होता है। लेकिन यूनिटरी ऑपरेटर को, हर यूनिटरी ऑपरेटर को आप आइडेंटिटी ऑपरेटर नहीं कह सकते ना। ऑपरेटर की कोई भी फॉर्म हो सकती है, लाजमी नहीं कि वो 1001 की फॉर्म में ही हो। ठीक है, आई डोंट नो कि मेरे पेजेस जो हैं वो क्यों नहीं यहाँ पे आ रहे। मैं चाह रहा था कि इसको मैं, हाँ ठीक है, आ गया। तो where am I don't know. Okay. तो आइडेंटिटी ऑपरेटर फॉर एग्जांपल 2 डायमेंशन में आप यूं लिखते हैं ना, 10,
01, तो दिस इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब यूनिटरी ऑपरेटर की बहुत सी फॉर्म हो सकती है, लाजमी नहीं कि वो 1001 ही हो, राइट। बट अगर आप आइडेंटिटी ऑपरेटर में अगर आप ये वाला काम करके देखें तो वो आई के बराबर आएगा। सो आइडेंटिटी इज यूनिटरी बट नॉट एवरी यूनिटरी इज आइडेंटिटी। जी, किसी और का कोई सवाल? ओके, मेरा ख्याल है कि टाइम खत्म हो गया है और यहाँ पे मैं अब स्टॉप करता हूँ। हमने काफी अच्छी जो है वो आज डिस्कशन होपफुली कर ली है लीनियर अलजेब्रा और क्वांटम मैकेनिक्स की। इसके बाद जो है वापस जो पार्ट 3 है ये हम कल स्टार्ट करेंगे कि अब वापस हम क्वांटम कंप्यूटेशन की तरफ जाएंगे और क्यूबिट्स और इन चीज़ों को जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। यहीं तक आज का लेक्चर था।